हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के सितंबर मंथ के पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन को। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं बस आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्प करे, यू कैन लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that। देखिए, आप एक बार कंटेंट को खुद पढ़िए और उसके बाद इस वीडियो के कंटेंट के साथ उसको कंपेयर करिए। आप खुद जज करिए कि क्या आपको ये वीडियोस देख के कुछ हेल्प मिल रही है, क्या कोई एडिशनल क्लैरिटी मिल रही है। तो अगर आपको लगता है ये वीडियोस हेल्पफुल हैं, देन प्लीज स्टिक टू दीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। और अगर आपने मेरे अगस्त की पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, इन वीडियोस को बनने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ यूट्यूब वुड पुश माई वीडियोज़ फर्दर। ओके, और जहां तक आज की वीडियो का सवाल है, हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जो आप खुद से अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उसको गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं या फिर कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स, बहुत सारे लीगल टर्म्स, ओके, जैसे अंडर ट्रायल्स, कस्टोडियल सेक्सुअल अब्यूज का जो कॉन्सेप्ट है, प्ली बार्गेनिंग, या जस्टिस एन मुल्ला कमेटी ने कौन सी ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात की थी, व्हाट इज ट्रिपल बॉटम लाइन, या फिर व्हाट इज क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू। और उसके लिए मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स, बहुत सारी केस स्टडीज एडिशनल आपको बताऊंगी, इसलिए नहीं कि आपको याद करना है, इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। ओके, आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि चीजें आपके लिए जितनी सिंप्लीफाई हो सकें उतना मैं कर सकूं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को, हर सेक्शन की वीडियो को जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, उसको कम से कम 2 बार जरूर देखिए। पहली बार आपको लगेगा जी हाँ, हमें समझ आ गया, अब कोई जरूरत नहीं है इस चीज को पढ़ने की या दोबारा सुनने की। लेकिन आप 15 डेज के अंदर अंदर अगर इस वीडियो को दूसरी बार भी देखते हैं, द कॉन्सेप्ट्स वुड एक्चुअली स्टिक, मतलब आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। यू विल डेफिनेटली बी एट एन एज, दैट्स माई गारंटी। ओके, तो आप 2 बार वीडियो को जरूर देखिए और प्लीज आप एक पेन और पेपर के साथ बैठिए। कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे बहुत ब्रीफली लिखा है, आप उसको अगेन गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो जहां पे भी ऐसा होगा मैं स्पेसिफिकली पॉइंट करूंगी, आप लिखते जाइएगा। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। तो क्या हुआ है, देखिए, जैसे मैंने आपको पेसा रूल्स के बारे में बताया था, रूल्स क्यों बनाने होते हैं। जब एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, तो उसके लिए देखिए ये तो एक विजन है कि हमें क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन ईजियर बनानी है, कॉम्प्रिहेंसिव बनानी है। लेकिन इस विजन को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो आप, ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे जब तक रूल्स नहीं आएंगे। तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, आईएएस ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या मैजिस्ट्रेट्स या पुलिस ऑफिसर्स, किसी भी एक्ट को इंप्लीमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है या कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव है उसके लिए रूल्स ना बना दे। ठीक है, तो उस रूल्स के इंप्लीमेंटेशन से ही एक एक्ट का बेसिकली आप कह सकते हैं विजन इंप्लीमेंट होता है। ऑलराइट, इसीलिए हमारे पास आए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किए हैं, जो क्या करेगा, बेसिकली गवर्न करेगा द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 को, जिसको इस साल के मार्च में पास किया गया था। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि क्या है ये रूल्स। बेसिकली ये प्रोसीजर ले डाउन करते हैं कि कैसे आप मेजरमेंट्स लेंगे। देखिए, ये मेजरमेंट्स जो वर्ड है आप बहुत बार सुनेंगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें मुझे आपको एडिशनल बतानी है, पर वो एंड में आएगा थोड़ा सा। इसलिए अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि क्रिमिनल्स की कैसी मेजरमेंट्स लेते होंगे। आप सोच के देखिए एक बार, पुलिस ऑफिसर्स क्रिमिनल्स की कैसे मेजरमेंट्स लेते होंगे। फिंगरप्रिंट्स लेते होंगे, पाम प्रिंट्स लेते होंगे, फुटप्रिंट्स लेते होंगे, या आइरिस का या फिर रेटिना का स्कैन लेते होंगे। तो अभी के लिए आप बस मेजरमेंट्स जब भी मैं बोलूं तो इससे ये सारी चीजें समझिएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये रूल्स क्या करते हैं, ये दे वुड एक्चुअली ले डाउन द प्रोसीजर फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ कॉन्विक्ट्स and other persons for the purposes of identification and investigation in criminal matters and to preserve records। ये तो एक बेसिक चीज हो गई। ठीक है, अभी हम फीचर्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या कंसर्न है ऑपोजिशन पार्टीज की या सिविल राइट्स एक्टिविस्ट की या कॉमन पीपल की इन रूल्स को लेकर।
राइट। और यहाँ पे भी जहाँ पे कुछ कुछ एडिशनल मुझे बताना है, आई वुड पिन पॉइंट। ओके, क्या है की फीचर्स? टेकिंग मेजरमेंट्स। देखिए यहाँ पे लिखा है द रूल स्पेसिफाई दैट फॉर सर्टन पर्सन्स मेजरमेंट्स विल नॉट बी टेकन। अब सर्टन पर्सन्स कौन से हैं? अगर बाय चांस आपके पेपर में एक स्टेटमेंट आ जाए कि कौन से तरह के लोगों की मेजरमेंट्स आप नहीं ले सकते, तो आप कैसे लिखेंगे जब तक आपको पता ही नहीं आप कौन सा आंसर मार्क करेंगे? ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, इसकी कर्सरी रीडिंग देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन से नहीं है। आपको ये चीज अपने एडिशनल नोट्स में लिखनी है। The rules specify that for certain persons, measurements will not be taken unless they have been charged or arrested in connection with any other offense। देखिए, जब इन रूल्स के बारे में बातचीत हुई थी तब एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था ऑपोजिशन का कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रूल्स को प्रोहिबिटरी मेजर्स जो होते हैं उसमें भी मिसयूज किया जाए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कौन से कौन से केसेस में मेजरमेंट्स नहीं ले सकते आप। जब भी आप सोचिए कोई एक अथॉरिटी है, वो कोई भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू करती है, तो कोई भी इंसान, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं, यानी कि सेक्शन 144 और 145 होता है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जिससे माध्यम से बेसिकली कर्फ्यू लगता है। अगर आप लेमैन टर्म्स में कहते हैं, जब कर्फ्यू लगता है या फिर कोविड के टाइम पे आप बाहर नहीं जा सकते थे, इस तरह के आप बाई चांस दवाई लेने बाहर चले गए, ठीक है, तो क्या हुआ, आपने वायलेट किया उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर को, या फिर कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बिंग पीस के अंडर आ जाता है, कर्फ्यू लगता है, तो ठीक है, इस केसेस में बेसिकली यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव योर मेजरमेंट्स। ठीक है, जब तक, देखिए आईपीसी के यानी कि सीआरपीसी के इन सेक्शंस के तहत सेक्शन 144, 145, ये जो डिस्टर्बिंग पीस वाला है, इसको छोड़ के अगर बाय चांस आपके ऊपर यहाँ पे जैसे लिखा है, जब तक कोई और ऑफेंस आपके ऊपर चार्ज नहीं किया जाता तब तक आप मेजरमेंट्स नहीं देंगे, यू आर नॉट पनिशेबल। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन्स टू टेक मेजरमेंट्स। अब कौन है ऑथराइज्ड पर्सन्स? ठीक है, तो रूल स्पेसिफाई करते हैं दैट एन ऑथराइज्ड यूजर और एनी अदर पर्सन स्किल्ड इन टेकिंग मेजरमेंट्स, जो भी इंसान किसी तरह से कोई फोरेंसिक स्पेसिमेन लेने के लिए स्किल्ड है, या फिर कोई एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको भी बेसिकली ऑथराइज किया जाएगा, अपने बिहाफ पे अथॉरिटी ऑथराइज करेगी कि जाइए आप जाकर वहां से मेजरमेंट्स लेके आइए, किसी को आपने बोल दिया। ठीक है, तो इन सारे लोगों को बेसिकली बोला गया है दैट यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन्स टू टेक मेजरमेंट्स। और ये देखिए एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी आगे साबित होगा अब जब हम इनके कंसर्न्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑथराइज यूजर तो कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी ऑथराइज कर देंगे। ठीक है, कोई आपने रैंक नहीं लिखी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखी कि किस तरह के ऑफिसर्स या किस तरह की पर्सनल। ओके, यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म ही बन जाएगा ये। रूल मेकिंग पावर टू एनसीआरबी। देखिए एनसीआरबी किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, तो एनसीआरबी विल डायरेक्ट स्टेट्स ऑन हाउ टू कलेक्ट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। यानी कि एनसीआरबी जो आप कह सकते हैं ऑपरेशनल जो प्रोसीजर्स होते हैं वो एस्टैब्लिश करेगी। अभी तक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स नहीं इन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं एनसीआरबी ने, वो बनाएगी और फिर वो क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूटी गवर्नमेंट्स को, कि देखिए इन तरह से आपने इतने इतने दिन के अंदर इस तरह के लोगों से कलेक्ट करना है, या और इस तरह से आपने इस बैंक में स्टोर करना है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो उसका जो कंप्लीट डिटेल रूल्स कौन बनाएगी? एनसीआरबी। ओके, अब पनिशमेंट एनी एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ डेटा कलेक्टेड। अब देखिए बात क्या है, जैसे कि हमने देखा ऑथराइज्ड यूजर मेजरमेंट कलेक्ट करने के लिए कोई भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने एक सेफगार्ड भी प्रोवाइड किया है। अगर बाय चांस वो ऑथराइज्ड यूजर क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, या फिर कोई भी इंसान जाके अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस करने की कोशिश करता है आपकी इन्फॉर्मेशन को, कोई कहता है नहीं जी हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम आए हैं यहाँ पे, और वो डिस्गाइज में आए हैं और आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और या फिर कोई इंसान ने, सही आप ऑथराइज्ड हैं कलेक्ट करने के लिए, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी की प्रिवेसी डेटा को, शेयर करते हैं जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो आपको पनिश किया जाएगा अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्योंकि आपने प्रिवेसी को भी इन्फ्रिंज किया है। ऑलराइट, तो ये हम देखते हैं अबाउट। अब देखिए हम देखते हैं कि क्या है, व्हाट इज द एक्ट, थोड़ा सा हम
एक्ट के बारे में भी देख लेते हैं और क्या जरूरत पड़ी थी कि 2022 में इस तरह का एक्ट लाया जाए। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये जो एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, इसने रिपील किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। ठीक है, तो आप खुद से देख सकते हैं 1920 में जो एक्ट बना होगा कौन सा जमाना था। आज डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड हो चुका है, क्राइम्स किस तरह के इवॉल्व हो चुके हैं। तो बेसिकली जो 1920 का एक्ट था, इट वाज एनेक्टेड टू ऑथराइज टेकिंग ऑफ मेजरमेंट्स। कुछ बेसिक मेजरमेंट्स थे जो हम आगे देखेंगे, और साथ में फोटोग्राफ्स कॉन्विक्ट्स के या बाकी जो अक्यूज किसी तरह के लोग हैं उनके। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे इस एक्ट में और नए एक्ट में। राइट, जो 2022 का एक्ट है वो एक्सपैंड करता है द स्कोप ऑफ एंड एम्बिट ऑफ मेजरमेंट्स। हम देखेंगे किस तरह की और मेजरमेंट्स को ऐड किया गया है। जो इस 1920 के एक्ट में तो दो तीन तरह की ये चीजें थी जो आप मेजरमेंट के नाम पे ले सकते थे, फोटोग्राफ ले सकते थे, कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते थे। ठीक है, अब किस तरह से डीएनए सैंपलिंग या किस तरह की चीजें जो इवॉल्व हुई, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, साथ साथ में फिर आपको उसका स्कोप बढ़ाना पड़ेगा। ओके, इट विल हेल्प इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन एनी क्राइम। ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई तो कोई भी इंसान अगर क्रिमिनल केस में चार्ज किया गया है तो ऑब्वियसली मतलब कितने प्रिसाइज से, कितनी प्रिसिशन से आप उनके डेटा को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब नीड क्या, क्यों जरूरत पड़ी कि 2022 में था तो 1920 का एक्ट चलाते रहते। वही जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, तो इसी वजह से आप जो पहली मेजरमेंट्स थी वो काफी लिमिटेड स्कोप में थी उसको एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन है उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि कॉन्विक्शन रेट प्रॉपर आए। देखिए मेजरमेंट्स को जो पहले ली जाया करती थी उसको तो आप कैसे भी इन्फ्रिंज कर सकते थे, कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, लेकिन इस तरह का जब आप लेके आएंगे कि अगर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस देता है या शेयर करता है डेटा को तो वो पनिशेबल है इस ऑफेंस के तहत, है ना। तो बेसिकली कॉन्विक्शन रेट आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अगर किसी को आपने बोला है कि ये दोषी हो सकता है, अक्यूज्ड है ना, और आपको पूरा विश्वास है कि उसी ने क्राइम किया, लेकिन वो भाग जाता था क्योंकि मेजरमेंट्स प्रॉपरली नहीं कलेक्ट की जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली कॉन्विक्शन रेट, यानी कि अगर अक्यूज्ड है तो उसको दोषी साबित भी किया जाए। ओके, प्रीवियस रिकमेंडेशंस। अब प्रीवियस रिकमेंडेशंस क्या थी जिसकी वजह से हमें 2022 का ये एक्ट लाना पड़ा? तो जो मालीमठ कमेटी थी, 2003 की मालीमठ कमेटी ने रेकमेंड किया था कि 1920 के एक्ट को प्लीज थोड़ा सा अमेंड करिए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक मैजिस्ट्रेट जो होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। आपको पता है जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो बहुत बारी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में भी फंक्शन करते हैं। तो इन तरह के मैजिस्ट्रेट्स को बेसिकली अलाउ किया जाए कि डेटा सच एज ब्लड सैंपल्स, डीएनए, हेयर, सलाइवा, सीमन, इन तरह के सैंपल्स को कलेक्ट करने की पावर दी जाए, और जो इस एक्ट के तहत दी भी गई है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। एक और 1980 का एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दिया था, उसमें एक नोटिस दिया था कि देयर इज डेफिनेटली अ नीड टू रिवाइज द 1920 एक्ट टू बेसिकली ब्रिंग इट इन द लाइन विद मॉडर्न ट्रेंड्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, क्राइम भी इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है। देखिए टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो इसीलिए नहीं, सहूलियत तो क्रिमिनल्स को भी बहुत मिल रही है एस्केप करने की। ठीक है, अब क्या की प्रोविजंस है 2022 के एक्ट की, जैसे कि हमने देखा, एक्सपैंड्स द एम्बिट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। ओके, एक्सपैंड्स द टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड एज मेजरमेंट्स that may be collected, persons from whom such data may be collected। देखिए ना ही सिर्फ किस तरह की मेजरमेंट्स आप ले सकते हैं उसको एक्सपैंड किया गया है, बल्कि किन तरह के लोगों से आप इस तरह का डेटा ले सकते हैं। पहले कुछ ही लोगों से, कुछ ही तरह के क्रिमिनल्स, कुछ ही तरह के अक्यूज्ड से आप इस तरह का डेटा कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी उसको भी एक्सपैंड किया गया है, जो अगेन इट इज वन मोर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट कि आपने इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, द अथॉरिटी दैट में ऑथराइज सच कलेक्शन, जैसे कि हमने देखा कितने सारे अथॉरिटी, अभी हम देखेंगे कैसी एनसीआरबी को भी बहुत सारे ऑल इनकम्पासिंग परमिशंस दी गई हैं इस रूल के तहत, एंड द रूल मेकिंग पावर। अब हम देखते हैं रिटेंशन ऑफ डिटेल्स। ओके, एक्ट रिक्वायर्स द डिटेल्स टू बी कलेक्टेड, डिटेल्स कलेक्टेड टू बी रिटेन्ड इन डिजिटल और अब देखिए ये भी अगेन एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म बनेगा। हम देखते हैं कैसे कि अगर आपने कोई भी डेटा कलेक्ट किया, आप उसको डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे 75 ईयर्स के लिए, जब आपने डेटा कलेक्ट किया तब से लेके 75 ईयर्स तक। ठीक है, तो अगर आप एक बारी बस सोचिए कि अगर कोई
पेटी ऑफेंस है। पेटी ऑफेंस क्या होता है? छोटा मोटा ऑफेंस, आपने कार चुरा ली एक। अब कार चुराने के लिए आप 75 ईयर्स किसी की एज भी ना हो शायद, अगर एक इंसान 30 साल का है तो कहाँ जीने वाला है वो 105 साल तक, ठीक है। तो मतलब आप पूरे जिंदगी के लिए उसका डेटा इन्फ्रिंज कर रहे हैं, डेटा प्रिवेसी। तो ये क्रिटिसिज्म भी बन जाएगा, हम देखेंगे आगे कैसे। मे बी डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ द पर्सन। अब देखिए एक और चीज है, यहाँ पे भी एक इन्होंने सेफ गार्ड दिया है, ठीक है, 75 ईयर्स तक के लिए हम डिजिटल फॉर्मेट में रखेंगे आपका डेटा, पर रिकॉर्ड में बी, आई से मे बी, यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, मे बी डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ पर्संस who have not been previously convicted and who are released without trial, discharged or acquitted by court। अगर बाई चांस देखिए आपको कोर्ट ने ही बाइज्जत बरी कर दिया, या आपका ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही कोई सेटलमेंट साइन हो गई आपके बीच में और प्रोसिक्यूशन के बीच में, इतना बड़ा क्राइम था ही नहीं, आपको डिस्चार्ज कर दिया गया और आपको इससे पहले कभी भी किसी चीज के लिए दोषी साबित किया ही नहीं गया, आप पे कोई केस नहीं है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं सरकार को कि प्लीज मेरा डेटा जो आपने कलेक्ट किया आप उसको कंप्लीटली रिमूव कर दीजिए, वरना तो आप मेरे ऊपर सर्वेलेंस रखेंगे, मैं जहां जाऊंगा वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करवाते रहेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस टू गिविंग डिटेल्स। अब देखिए बाय चांस आप क्या करते हैं, आप अक्यूज हैं, आपके पास एक ऑफिशियल आए कि हमें आपका मेजरमेंट्स लेने हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं नहीं, हम यू रिफ्यूज टू गिव योर डिटेल्स, तो इसको एक ऑफेंस माना जाएगा इंडियन पिनल कोड के तहत। अब रोल क्या है एनसीआरबी का? अब ये बहुत बड़ा रोल एनसीआरबी का इस पूरे एक्ट और इन रूल्स के तहत दिया गया है। एक्ट एम्पावर करता है एनसीआरबी को कि आप डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पर्सन्स इस एक्ट के तहत कवर किए जा रहे हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट से उनका डिटेल्स ले सकते हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, या जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे। और क्या फंक्शन होंगे एनसीआरबी के? वो स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, डिससेमिनेट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे इन तरह के डिटेल्स को। तो आप किन से डिस्ट्रॉय करवाओगे? बेसिकली एनसीआरबी से अपना डेटा या फिर रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करवाओगे, ठीक है। और एनसीआरबी ही रूल्स बनाएंगे आगे, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं बेसिकली, कि किस तरह से हर स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट के तहत काम करना है। दे एनसीआरबी वुड डिससेमिनेट द इंफॉर्मेशन और स्टोर भी सारे रिकॉर्ड्स एनसीआरबी का ही पोर्टल करेगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं की प्रोविजंस को ऑफ द 1920 एक्ट एंड 2020 एक्ट। अब डेटा क्या, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डेटा परमिट कौन सा किया गया है कलेक्ट करने के लिए? ओके, तो हमें ये देखना है, अगर हम 1920 की बात करें तो फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट इंप्रेशंस एंड फोटोग्राफ्स, तो आप देख सकते हैं कि क्या ही एम्बिट था मेजरमेंट्स का, ठीक है। तो अगर हम इस पे बात करें, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें नहीं लिखी है बहुत हद तक, लेकिन अब मैं जो बोलूंगी एज आई स्पीक यू लुक ऑन द स्क्रीन, दिस पार्ट ऑफ द स्क्रीन, और मैं जो बोलूंगी अगर कुछ आपका यहाँ पे रह जाता है तो उसे आप नोट डाउन करें। अब देखिए मेजरमेंट्स अब क्या इंक्लूड करेंगी, क्योंकि ये ऑप्शंस के रूप में आ सकता है और आपको सही ऑप्शन चुनने के लिए मांग सकते हैं, ठीक है। फिंगर इंप्रेशंस, पाम प्रिंट, footprint, photographs, iris and retina scan, physical and biological samples and their analysis, behavioral attributes including signatures, handwriting or any other examination referred to in section 53 और section 53A of the CRPC 1973, ठीक है। अब section 53 और section 53A क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि blood strains, semen, swabs in case of sexual offenses, of course, sputum, sweat, hair samples, fingernail clippings, by the use of modern and scientific techniques, obviously, DNA profiling, और नाम, आपकी एज और एड्रेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर बाय चांस नेम, एज, एड्रेस लिखा आ गया और आपको लगा ये तो लिखा ही नहीं था उसमें, इतना छोटी चीजें तो वैसे भी पता चल जाती हैं, तो फिर क्या ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता, तो आपको ये गलत फहमी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अब कौन है पर्सन हुज डेटा में बी कलेक्टेड, किन लोगों के आप बेसिकली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्विक्टेड और अरेस्टेड, अगर मैं 1920 के एक्ट की बात करूं, कॉन्विक्टेड यानी कि आप दोषी साबित हो चुके हैं कोर्ट द्वारा, ठीक है, तो कॉन्विक्टेड या अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year और मोर,
ठीक है, कि आपको जो सजा मिली है वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा की मिली है, तभी आपका इस तरह के मेजरमेंट, सिर्फ 3 ही मेजरमेंट्स भी आपकी सिर्फ तब ली जा सकती है। छोटे मोटे ऑफेंस जिसमें 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट है उसके लिए नहीं लिया जाता कुछ भी, ठीक है। तो पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर और मेंटेनेंस ऑफ पीस, यानी कि बेसिकली अगर आपसे बोला गया है, आपको एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर आप अगर रिलीज किए गए तो आप इलेक्शन का टाइम है बहुत ही ज्यादा हाहाकार मचा देंगे, या आपके जो सपोर्टर्स हैं वो कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर देंगे फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए आपको हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो अगर आपसे गुड बिहेवियर के लिए आपसे कोई कोलेटरल मांगा यानी कि सिक्योरिटी मांगी तो आप अपने मेजरमेंट्स देंगे, ठीक है। मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन अदर केसेस कलेक्शन फ्रॉम एनी अरेस्टेड पर्सन टू एड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए बात ये है कि मैजिस्ट्रेट तो किसी भी ऑफेंस के लिए या किसी भी केस के लिए कलेक्ट करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। अब इसके माध्यम से सिर्फ ये क्लॉज ऐसा है जो बेसिकली हर केस में आपको अलाउ कर देते हैं, यानी कि मैजिस्ट्रेट को, कि हर केस में आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये ऊपर वाले ऑलमोस्ट खारिज हो गए, क्योंकि इस तरह के मेजरमेंट्स आप हर केस में, अगर बाई चांस 1920 के एक्ट के तहत ये लाइन लिखी आ जाए या स्टेटमेंट लिखी आ जाए कि हर केस में अलाउ किया जा सकता है, कैन बी अलाउड, तो ये सही है। आप ये मत सोचिएगा कि अभी वाले केस में ये क्रिटिसिज्म है, पहले भी 1920 एक्ट का भी यही क्रिटिसिज्म था। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया है, और ब्रिटिशर्स के जो मैजिस्ट्रेट्स हुआ करते थे, जिनको बेसिकली वो अपना स्टील फ्रेम कहते थे, तो उनको ऑब्वियसली ऑल एनकम्पासिंग पावर्स उन्होंने दी हुई थी। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको फिर भी थोड़ा इजी लग रहा होगा, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे चीजें और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी इस मैगजीन में। कॉन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस, देखिए अगर आपको, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये अगेन इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, आप या तो दोषी साबित हो चुके हैं या फिर आपको अरेस्ट किया गया, 1 साल 2 साल, ऐसा कुछ नहीं लिखा जैसे यहाँ पे लिखा है। फॉर एनी ऑफेंस, पेटी ऑफेंस भी हो सकता है, कार चुराने के ऑफेंस के लिए भी 75 ईयर्स तक आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। Just to give you an example, however, biological samples may be taken forcibly only from persons arrested for offences against a women, यानी कि जो semen sample है या फिर swab है या इस तरह के जो samples है, basically biological samples आपसे forcibly सिर्फ तभी लिए जा सकते हैं जब आप किसी इस तरह के offense में जो किसी women के against commit किया गया है, या किसी child के against, यानी कि पॉक्सो के तहत अगर कोई offense commit किया गया है, या कोई भी ऐसा offense जिसमें 7 साल की imprisonment या उससे ज्यादा की है, तभी आपसे इस तरह के बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जा सकते हैं। ओके, पर्सन्स डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब देखिए लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, मैं आपको कहूंगी जो मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ये है, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत भी जब आपको अरेस्ट किया गया है तो आपसे मेजरमेंट सिर्फ तब मांग सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, जब आपसे बोला जा रहा है कि आप सिक्योरिटी के रूप में, आप ये बताने के रूप में कि मैं किसी भी तरह का हार्म नहीं करूंगा, या फिर इस तरह की आपको बेसिकली यू हैव टू गिव सिक्योरिटी फॉर योर गुड बिहेवियर, दैट यू विल मेंटेन पीस एंड ऑल ऑफ दैट। तो सिर्फ इसी केस में आपसे मेजरमेंट लिया जा सकता है। अगर आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी गई मैजिस्ट्रेट द्वारा कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत कोई अपनी सिक्योरिटी दीजिए गुड बिहेवियर के लिए, तो आपसे मेजरमेंट्स नहीं ली जाएंगी। ऑन द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट फॉर एनी पर्सन, नॉट जस्ट एन अरेस्टेड पर्सन, टू एड इन्वेस्टिगेशन। अब आप ये देखिए, आप अरेस्टेड भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ शायद एक विटनेस हो सकते हैं, है ना, किसी क्राइम के होते हुए, तो आपके सारे मेजरमेंट्स, मतलब विटनेस के नाम पे, अगर बाई चांस आप सोचिए कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट है किसी सरकार का, एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे इसको मिसयूज किया जा सकता है, क्यों इतना ज्यादा जो एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं ड्रेकोनियन रूल्स हैं ऑल ऑफ दैट। तो अब देखिए कोई अगर बाय चांस कोई एक पॉलिटिकल ओपोनेंट है सरकार का, वो एक कोई क्राइम हो रहा है, वो वहां पे खड़े हैं बाय चांस, तो उनके आप विटनेस के रूप में ही आप मैजिस्ट्रेट को कहेंगे आप इनसे सारे मेजरमेंट्स ले लो, आप इनके सारे सैंपल्स ले लो, तो पूरी जिंदगी के लिए वो अब इंसान उनसे आपने क्या लिया, आइरिस स्कैन ले लिया, रेटिना स्कैन ले लिया, हर तरह का फुटप्रिंट ले लिया, वो इंसान कहीं भी जाएगा एयरपोर्ट में आप बाकी के साथ शेयर कर देंगे, और फिर आप नजर रखेंगे कि वो कहाँ जाता है, क्या एक्टिविटीज है उनकी, तो एक सर्वेलेंस स्टेट क्रिएट हो जाएगी। सो दैट इज हाउ इट बिकम्स बहुत बड़ा ग्रीवियस कंसर्न बन जाता है इसके खिलाफ। पर्सन्स हु मे रिक्वायर और डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा, कौन से लोग बेसिकली डायरेक्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। ओके, अब जो भी इंसान सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, या फिर ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, या फिर ऑफ रैंक सब इंस्पेक्टर और अबव, देखिए आप इस चीज को याद रखिएगा, सब इंस्पेक्टर और अबव,
काफी अच्छी रैंक के ऊपर इन्हें अलाउ किया है, और साथ में मैजिस्ट्रेट, मतलब सिर्फ यही लोग कलेक्ट करवा सकते हैं डेटा को, ठीक है, इन्हीं के ऑर्डर्स पे कलेक्ट हो सकता है। ओके लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और ऑफ रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल और अबव, आप सोचिए मतलब एक लेवल आप कितने नीचे आ गए, हेड कांस्टेबल तक आपके मेजरमेंट्स दिलवा सकता है, यहाँ से ऑर्डर कर सकता है कि इनके मेजरमेंट्स लो। तो सोच के देखिए आप, हेड वार्डन ऑफ अ प्रिजन, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन केस ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड बिहेवियर और पीस, जैसे बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत होता है। ओके अब हम देखते हैं रूल मेकिंग पावर विद रिगार्ड टू मैनर ऑफ कलेक्टिंग। अब देखिए रूल मेकिंग पावर किसके पास है, किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा डिटेल्स को, किस तरह से नहीं किया जाएगा, कहाँ स्टोर करोगे, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वेस्टेड थी 1920 के तहत, 1920 एक्ट के तहत, लेकिन नाउ वेस्टेड टू स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट स्पेसिफिक कुछ प्रोविजंस होते हैं, स्टेट स्पेसिफिक कुछ अलग तरह की पुलिस भी होती हैं, बहुत सारी, राइट। तो पुलिस जो मैटर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये बात आपको पता है ना। तो अब स्टेट तो रूल्स बना ही सकती थी पहले साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पे क्यों था, क्योंकि स्टेट एक वो सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दिया। कैसे दे दिया? क्योंकि एनसीआरबी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिल गया, है ना। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं लिखी हैं, इसलिए आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग टू यू। अब की कंसर्न्स क्या है, मे वायलेट राइट टू प्रिवेसी। अब आप देखिए इंफॉर्मेशन जो इस एक्ट के तहत पर्सनल डेटा कॉन्स्टिट्यूट करती है ना। तो बेसिकली जिस तरह का डेटा आप ले रहे हैं, जो प्रोपोर्शनैलिटी स्टैंडर्ड्स सुप्रीम कोर्ट की 2017 की पुट्टा स्वामी जजमेंट में ले की गई थी, देखिए अगर क्राइम इतना है तो इतनी इंफॉर्मेशन लीजिए, एक छोटे से क्राइम के लिए आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते, इतना प्रिवेसी डेटा नहीं ले सकते किसी से, तो हमें कैसे पता आप किस तरह का डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना। अमाउंटिंग टू फोर्सिबल एक्सट्रैक्शन, देखिए लायबिलिटी, क्योंकि क्यों है फोर्सिबल एक्सट्रैक्शन, क्योंकि अगर आप रिफ्यूज करेंगे तो आप पनिशेबल है, ऑफेंस पनिशेबल ऑफेंस है, आपको पनिश किया जा सकता है आईपीसी के तहत, ठीक है। तो अब बेसिकली अब ये जो है फोर्सिबल एक्सट्रैक्शन वाला जो क्लॉज है इस रूल का, वो किसके अगेंस्ट जाता है? अगर आपको याद है जो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, वो क्या कहता है कि आप खुद के केस में खुद के अगेंस्ट एविडेंस नहीं बन सकते, खुद के ही सैंपल्स देके। तो ये किसके अगेंस्ट जाता है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट जाता है ना। हाइटन्स द, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो गया इस माध्यम से, तो ओके। हाइटन्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसयूज, क्यों? क्योंकि मेजरमेंट्स मिसयूज तो ऑब्वियस थी। आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया पेटी ऑफेंसेस के लिए भी, एनी ऑफेंस में पहली बात तो आप करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कॉन्विक्टेड है भी नहीं है, जैसे हमने ऊपर अभी देखा, ठीक है। एनी पर्सन, चाहे वो विटनेस ही क्यों ना हो, आप उसकी सारी मेजरमेंट्स ले सकते हैं, साथ ही साथ में उसका मिसयूज हो सकता है ना। और फिर आप 75 ईयर्स तक छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए भी डेटा कलेक्ट करके रखेंगे, आप तो कोई भी चार्ज लगा दो किसी पे, बात क्या जाती है, ठीक है, अपने ओपोनेंट्स के। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। नो लिमिटेशंस ऑन द यूज ऑफ डेटा कलेक्टेड, क्या यूज करेंगे आप, क्या पता आप किसी फॉरेन एजेंसीज के साथ भी उनको शेयर कर दे कि वो इंसान किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है, तो उनका सारा डेटा पहले ही वहां पे पहुंचा हुआ है, वो कहाँ जाता है, कहाँ पढ़ता है, कहाँ खाता है, सारी चीजों पे नजर रखी जा रही है, ठीक है। ये सारी चीजें, अब्यूज ऑफ लॉ एट लोअर लेवल्स एंड overburdening of the systems used for collection and storage। अब देखिए बात क्या है, जो लोअर लेवल्स के जो लॉ होते हैं, लोअर लेवल्स पे जो प्रोसीजर है ना, वो बहुत जल्दी वहाँ पे करप्शन आ जाता है, बहुत जल्दी। तो वही इस जगह पे भी हम देख सकते हैं, जब भी कोई ऑथराइज यूजर है ट्रैफिकिंग ऑफ डेटा करने लग पड़ा कोई इंसान, तो है ना। मास सर्वेलेंस, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। लिमिटेशंस ऑफ एनसीआरबी, अब देखिए कई लोग ये कहते हैं विच इज ट्रू आई थिंक, क्योंकि एनसीआरबी इज इल इक्विप्ड टू डील विद क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर अ डेटाबेस कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ प्रपोज्ड मेजरमेंट्स पर्टिकुलरली ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस। देखिए एनसीआरबी जो है वो बहुत हद तक इस तरह के मेजरमेंट्स नहीं रख पाता, वो भी इतने बल्क में, क्योंकि अब तो आपने इतने सारे मेजरमेंट्स लेने अलाउ कर दिए, ठीक है। तो इतना सारा स्टोर कर पाना आपके पास एक्सपर्टीज है भी नहीं है, स्पेशली बायोलॉजिकल सैंपल्स जो काफी सेंसिटिव डेटा है, काफी ज्यादा सेंसिटिव, जो रेप केसेस में लिया जाएगा, ठीक है। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, इंक्लूजन ऑफ डेरिवेटिव डेटा सच एज एनालिसिस एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आप सिग्नेचर भी ले सकते हैं, आप एज नेम
एड्रेस, सब कुछ आप हर एक इंसान का ये सब कुछ ले सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, वो कैसे सिग्नेचर है, कहाँ पे किस तरह से वो मोड़ता है शब्द को, कैसे नहीं। तो आपको नहीं लगता जैसे प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, उसी जब मैंने प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट आपको एक अपनी न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग वैसे यूजुअली पॉजिटिवली भी यूज की जाती है। कैसे कि आपने क्या किया, कहीं पे अगर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के कई मोड़ पे हमेशा एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट वही है, तो आप क्या करेंगे, एक पैटर्न डेवलप करेंगे कि शाम के 6 बजे पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पे आए हैं एक्सीडेंट्स के, तो आपने पैटर्न डेवलप किया, फिर आपने प्रिडिक्ट किया कि यहीं पे केस सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर यहीं पे सबसे ज़्यादा पुलिस पर्सनल हम लगाएंगे, बाकी जगह सेफ है, वहाँ पे रहने दो अपना। आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि सबसे ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स यहाँ खड़े होने चाहिए। वैसे तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन भी है इसकी, लेकिन यहाँ पे तो आप गलत कर देंगे ना। आपने एक इंसान के सिग्नेचर भी ले लिए, वो जहाँ जा रहा है, आप बाहर जा रहा है, हिमाचल जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, कहीं भी आपको सब पता है वो कहाँ जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे जाके किसी होटल में जाके उसने साइन किए और एक रूम लिया, ये भी पता है आपको, कहाँ रुका कहाँ नहीं रुका, वॉट उनकी पर्सनल लाइफ क्या है ये भी पता चल जाएगा इस इसके माध्यम से। कंक्लूजन, ओके, अब इससे पहले कि कंक्लूजन देखे, प्रोविजंस जैसे कि हमने देखा था, पुट्टा स्वामी जजमेंट, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ये कुछ भी खास यहाँ पे नहीं है। तो हम इससे पहले कि आगे बढ़े थोड़े से कंसर्न्स और देख लेते हैं नोटिफाइड रूल्स के। रूल्स डू नॉट डिफाइन हु इज अ पर्सन स्किल्ड इन टेकिंग मेजरमेंट्स, जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप तो कोई किसी को भी ऑथोराइज कर सकते हो मेजरमेंट्स लेने के लिए। एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग पावर टू एनसीआरबी में वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ रूल्स बिटवीन द एंटिटी। अब देखिए बात क्या है, ठीक है, इन गाइडलाइंस को इशू कौन करेगा, जो अभी आएंगी गाइडलाइंस एनसीआरबी बनाएगा, है ना, और एनसीआरबी ने बेसिकली इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है ना, क्योंकि अब देखिए एनसीआरबी ने गाइडलाइन में लिखा कि इस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा, ठीक है। अब लेकिन नेशनल डेटा जो है, नेशनल लेवल पे जो पूल आएगा सारा स्टेट गवर्नमेंट से, वो कौन स्टोर कर रहा है, एनसीआरबी। तो मतलब खुद ही गाइडलाइंस बनाओ, खुद ही स्टोर करो, तो मिसयूज नहीं हो सकता। सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ गई, ये सेपरेशन ऑफ रूल कहाँ गया या रोल कहाँ गया, ठीक है। तो ये चीज, रिकॉर्ड्स टू बी डिस्ट्रॉयड ऑन रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट पे डिस्ट्रॉय करेंगे, आप खुद सोचिए, ठीक है। रिक्वेस्ट किसको करेंगे आप, एक नोडल ऑफिसर जो एनसीआरबी बनाएगा। व्हाइल द एक्ट एम्पावर्स एनसीआरबी फॉर सुओ मोटो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, द रूल्स पुट द ओनर्स ऑन। अब देखिए ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन होगी। जब एक्ट आया था मार्च में, उन्होंने बोला था एनसीआरबी को सुओ मोटो, जैसे एक बंदे को एक्विट कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया या डिस्चार्ज कर दिया गया, तो ऑटोमेटिकली जो एनसीआरबी है उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी अपने पास से, जो भी उसने रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं कि जब इंडिविजुअल रिक्वेस्ट करेगा तो हम डिस्ट्रॉय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो व्हाट इज दिस, है ना। तो आप तो अपने रूल्स के साथ और उसके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। कंक्लूजन ये है कि डेफिनेटली एक वेलकम पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, डेफिनेटली सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, टेक्निक्स नहीं आ रही हैं, इट इज अ वेलकम पीस ऑफ लेजिस्लेशन, ओके, विच इज टारगेटेड टुवर्ड्स एडवांस्ड प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स एंड डेफिनेटली अ मोर एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। लेकिन कुछ जो क्रिटिसिज्म है ना, जो डिस्प्रपोर्शनेट आप मेथड्स अपना रहे हैं, ठीक है, तो वायलेशन भी हम देखें, राइट टू प्रिवेसी की वायलेशन कैसे हो सकती है, तो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए, ओके। तो सबसे बड़ी बात देखिए, हम अगर इसके साथ ना भी जाएं, इस एक्ट के साथ साथ एक डेटा प्रिवेसी एक्ट आना चाहिए, है ना। तो अगर डेटा प्रिवेसी एक्ट आ गया, जो आने ही वाला है इस सेशन में, अगले सेशन में, तो उसमें अगर कुछ क्लॉज ऐसे लिखे हुए हैं जो इस रूल्स के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं कि नहीं आप इस तरह का डेटा ले ही नहीं सकते, ये अगेंस्ट है, तो फिर आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर जाएंगे। तो इसीलिए कन्फर्मिटी लानी बहुत जरूरी है डेटा प्रिवेसी के रूल के साथ। प्रिजन रिफॉर्म्स, ना दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, एटलीस्ट अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा, ओके। तो अब हम थोड़ा सा अपनी स्पीड भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली बहुत सारा टाइम डोनेट कर दिया है, ओके। इस चीज़ को, ऊपर वाले आर्टिकल को, एनसीआरबी हैज़ रिलीज, अब देखिए एनसीआरबी ने रिलीज किया है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया रिपोर्ट, पीएसआई रिपोर्ट 2021। अब देखिए ये जो पीएसआई रिपोर्ट है, ये इट इज़ वन ऑफ द 3 एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट जो एनसीआरबी निकालती है। तो बाकी दो कौन सी रिपोर्ट है जो एनुअली एनसीआरबी रिलीज करती है? नंबर 1 इज एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, जो भी अभी बहुत रिसेंटली आई थी, हमने डिस्कस भी की थी न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस में, ठीक है। तो बेसिकली जब अब एक्सीडेंटल डेथ हो रही है या सुसाइड के माध्यम से भारत में डेथ हो रही है, तो उसको आप कैसे कैटेगराइज करते हैं, एज ग्रुप वाइज या सेक्स वाइज, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है।
एज ग्रुप वाइज के किड्स, फिर उसके बाद अडल्ट, फिर उसके बाद ओल्ड एज या फिर सीनियर सिटीजन, आप इनके माध्यम इन कैटेगरीज में बेसिकली आप डिवाइड करते हैं इस एक्सीडेंटल डेथ या सुसाइड वाले डेटा को। किस किस चीज़ के लिए होता है? ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं, या फार्मर सुसाइड को भी जो सुसाइड इंक्लूड करती हैं, या हाउस होल्ड सुसाइड हो रही हैं, विमेन सुसाइड कर लेती है मेंटल प्रेशर, मेंटल हेल्थ की वजह से, ये सब कुछ हमने देखा है। दूसरी रिपोर्ट कौन सी है? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। देखिए बेसिकली किन चीजों पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? कॉग्निजेबल क्राइम्स एज रिपोर्टेड इन पुलिस स्टेशंस, पुलिस कैजुअलिटीज, अगर किसी इंसिडेंट पे पुलिस को डिप्लॉय किया गया था और अगर मिलिटेंट ने फॉर एग्जांपल उनको मार दिया, पुलिस की डेथ हो गई, पुलिस कुछ पर्सनल्स की, उसके बारे में रिपोर्ट, ठीक है। पुलिस फायरिंग, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल फार्म बिल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी, मतलब इट इज जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा हुआ नहीं था। ओके, पुलिस एंड सिविलियंस कैजुअलिटीज, मतलब सिविलियंस की भी अगर एक प्रोटेस्ट चल रही है उसमें कैजुअलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर पुलिस ने बेसिकली एक्ट तो मिलिटेंट्स के खिलाफ किया था लेकिन उसमें कुछ सिविलियंस की भी जान चली गई, है ना, इस तरह की बात है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कॉग्निजेबल क्राइम्स क्या होते हैं। देखिए अगर आप बहुत नए हैं ना इस पर्टिकुलर फील्ड में तो आपको बहुत डिफिकल्ट होता होगा, ये वर्ड आप बहुत बार सुनते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर आप देखेंगे किसी भी तरह का ऑफेंस जिसमें एक कोई ऑफिसर है वो आपको अरेस्ट कर सकता है आगे विदाउट वारंट, ठीक है। तो बेसिकली विदाउट वारंट आप समझ रहे हैं ऐसे कौन से केसेस होंगे जो विदाउट वारंट आपको अलाउ करते होंगे कि इनको जाके अरेस्ट कर लें। वारंट आप समझते हैं एक कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा जो आपको ऑथराइज करता हो कि इस इन्वेस्टिगेशन के तहत इस इंसान का जाके आप डेटा ले सकते हैं, या फिर इस इंसान को जाके आप अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ क्राइम्स होते हैं जो बहुत हीनियस होते हैं, उसमें जैसे रेप है, मर्डर है, किसी बहुत बड़ा थेफ्ट है, कोई बहुत तरह का आपने किसी को हर्ट किया है, पब्लिक हर्ट किया है, इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं जो इंडियन पीनल कोड के फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं, इन तरह के ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर जाके बेसिकली अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, ठीक है। तो ये क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में इन पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, अब देखते हैं कि क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आज नहीं तो कल इस पे क्वेश्चन आएगा प्रिजन रिफॉर्म्स पे, डेफिनेटली ये बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है। आई डू नॉट नो यूपीएससी ने अभी तक क्यों नहीं पूछा, ठीक है। अगर हम देखते हैं इस रिपोर्ट का, पीएसआई रिपोर्ट 2021, ये देखिए क्या करता है, बताता है कि कितने नंबर ऑफ जेल्स हैं, हर जेल की कितनी अवेलेबल कैपेसिटी है, कितने जेल ऑफिशियल्स हैं, नंबर उनकी, ठीक है, या फिर वो उनका किस लेवल तक ट्रेनिंग की गई है, क्या ट्रेनिंग स्कीम्स हैं उनके लिए, प्रिजन का बजट कितना होता है, प्रिजन का एक्सपेंडिचर कितना है भलाई के लिए, हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए, प्रिजन में सेल में बेसिकली क्या फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की, हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हाई अंडर ट्रायल्स, अंडर ट्रायल्स क्या होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो फॉर एग्जांपल जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है उनमें से अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है। तो अंडर ट्रायल होता क्या है, मतलब बेसिकली आपको अक्यूज किया गया है फॉर कमिटिंग एनी पर्टिकुलर क्राइम, और अभी ना ही आपको बाइज्जत बरी किया है ना ही दोषी साबित हुए हो, आप बस अपने ट्रायल अपनी प्रोसीडिंग्स का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आपका ट्रायल पूरा भी नहीं हुआ या शुरू भी नहीं हुआ और आप इसीलिए अंडर ट्रायल हैं, ओके। तो इस तरह के बेसिकली ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ देखते हैं 8 आउट ऑफ एवरी 10 प्रिजनर्स, यानी कि अगर 10 प्रिजनर्स हैं उसमें 8 तो अंडर ट्रायल्स हैं, उनको दोषी साबित भी नहीं किया गया, वो बस ऐसी, कई लोग तो अंडर ट्रायल होते ही 16-16 साल काट लेते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें यही नहीं पता होता, उनके पास या इतना पैसा नहीं होता, उनको ये नहीं पता कि फ्री लीगल एड सरकार आपको देगी, उनको ये नहीं पता कि उनके लॉ राइट्स क्या हैं, या उनके प्रिजनर्स के भी राइट्स होते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी आधी जिंदगी इस तरह से अंडर ट्रायल्स के रूप में काट देते हैं, ठीक है, उनको स्पीडी जस्टिस नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश जेल्स की अगर हम बात करें, वहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स हैं, फॉलोड बाय बिहार एंड देन महाराष्ट्र। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत बड़ा सोशल एस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा देखिए डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस प्रिजनर्स, अगर हम बात करें जितने भी प्रिजनर्स हैं
उसमें से 67.5% SC, ST और OBC कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग बार बार एडिटोरियल्स में ये लिखते हैं, आप पढ़ते होंगे कि इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के खिलाफ जो अपर रंग्स हैं वो जानबूझ के केसेस लॉन्च करते हैं, जस्ट बिकॉज एक प्रीजुडिस है सोसाइटी में कि यही लोग क्रिमिनल्स हैं ज़्यादा। आपको ये सारी बातें पता है, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ अंडर ट्रायल, यहाँ तो हमने प्रिजनर्स की बात की थी, जितने भी जेल में हैं उनमें से 67.5% इनको बिलोंग करते हैं। अगर हम अंडर ट्रायल्स की बात करें तो 80% जो अंडर ट्रायल्स हैं वो डिसएडवांटेज सेक्शंस को बिलोंग करते हैं। अंडरस्टाफ्ड, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर चीज का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही अंडरस्टाफ होता है। जुडिशरी में अंडरस्टाफ, एग्जीक्यूटिव में अंडरस्टाफ, इंफॉर्मेशन कमीशन में अंडरस्टाफिंग, यहाँ पे भी प्रिजन्स में भी अंडरस्टाफिंग, ठीक है। तो सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है जेल स्टाफ की? 89,479। अगर हम एक्चुअल स्ट्रेंथ की बात करें वो 64,000 है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज प्रॉपरली फिल नहीं की जा सकती, नहीं की जाती हैं। बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सैंक्शन बजट की बात करें 21-22 के साल की, तो इट वाज इंक्रीज्ड बाय 13% इन कंपैरिजन टू 2021, विच इज गुड, विच इज वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स प्रिजनर्स के लिए भी लाई जा रही हैं उनकी भलाई के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ यहाँ नहीं लिखी, अगेन मैं आपको स्ट्रेस करूंगी, जो भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं, आपको लगता है आपके लिए जरूरी है, आप उसे नोट डाउन करें। ओके, मेजर्स बीन टेकन टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पर्सन्स एंड कंस्ट्रक्शन। अब देखिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, CCTV कैमरास लगाए गए, ठीक है। जेल स्टाफ जो है बेसिकली उनके लिए सेपरेट क्वार्टर्स बनाना ताकि उनकी भी लिविंग कंडीशन प्रॉपरली हो, ठीक है। अबाउट प्रिजन्स इन इंडिया, अब देखिए कुछ मैं चीजें यहाँ पे भी देख लेती हूँ। ओवर क्राउडेड पर्सन्स, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। क्यों बार बार ये क्वेश्चन आता है, क्यों हम हर दिन न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ते हैं कि जेल्स आर ओवर क्राउडेड? क्यों? कोविड-19 के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए आप जो लोग अंडर ट्रायल्स हैं उनको बेल देके छोड़िए। कोविड में सोचिए अगर प्रिजन्स में फैल गया ना कोविड-19 तो कितने लोगों की मौत हो जाएगी, क्योंकि इतने ठूसे हुए हैं, इतने ज्यादा, सीरियसली। तो अगर आप देखिए 100% कैपेसिटी होती है, 100% कैपेसिटी जो है 130.2% ऑक्यूपेंसी रेट है, यानी कि 100% से भी ज्यादा, फुल कैपेसिटी से ज्यादा भरे हुए हैं, ठीक है। मेल की अगर हम बात करें 134%, ठीक है। अगर मेल वाले जो सेल्स होते हैं मेल्स के लिए जो स्पेसिफिकली, उसके 34% ज्यादा, ठीक है, कैपेसिटी से। फीमेल की बात करें वो तो अंडर, आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटेड है, मतलब अंडर क्राउडेड है थोड़ा सा। ट्रांसजेंडर्स की बात करें, हम ट्रांसजेंडर्स को देखिए एक बार, 211.6%, just think about it, almost double the occupancy, the available capacity, ठीक है। 19 states and UTs have reported more than 100% occupancy rate, ओके। तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, एग्जाम्पल आप डेफिनेटली नोट कर सकते हैं अगर आप मेरी डेली एनालिसिस वीडियोस देखते हैं। तो हमने डिस्कस किया है छत्तीसगढ़ में, बेसिकली छत्तीसगढ़ में बहुत रिसेंटली एक लोक अदालत सिस्टम लाया गया है। हर सैटरडे को, हर वर्किंग सैटरडे को वहाँ के जो जितने भी जेल हैं, जितने भी प्रिजन्स हैं, ठीक है, हर सैटरडे अक्टूबर 10, आई थिंक अक्टूबर 10 से ये स्कीम चालू हुई है, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर इसी महीने की बात है, ठीक है। तो उसमें इसीलिए छत्तीसगढ़ में हर वर्किंग सैटरडे को ये लोक अदालत सिस्टम लाया जाता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है ना, उनको उनके राइट्स बताए जाते हैं, बहुत सारे अंडर ट्रायल्स को सेटलमेंट करके रिहा किया जाता है, ताकि ओवर क्राउडिंग की जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो, और उनको थोड़ा अवेयरनेस भी जागे कि उनके राइट्स हैं क्या। बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स आ रही हैं, ठीक है। अबाउट प्रिजन्स इंडिया, प्रिजन्स की हालत है क्या इंडिया में, हम ये देख लेते हैं। जो प्रिजन्स हैं या पर्सन्स डिटेन्ड देयरइन, जो लोग रह रहे हैं प्रिजन्स में, जो बेसिकली अक्यूज्ड हैं या फिर कॉन्विक्टेड हैं, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स, ऑफ कोर्स वो भी फिर जो मैनेजमेंट होगी, किस तरह से रन करेंगे, किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा, वो भी स्टेट गवर्नमेंट देखेंगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखिए प्रिजन्स वाला जो टॉपिक है वो गवर्न कौन सा एक्ट करता है? प्रिजन्स एक्ट 1894 गवर्न करता है, ठीक है। तो अब देखिए किसके तहत करेंगे, ऑब्वियसली कोई मैनुअल होगी, वैसे ही प्रिजन मैनुअल्स होती हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग प्रिजन मैनुअल है, उसके हिसाब से, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, तो हर सरकार अपनी तरह की मैनुअल बनाएगी और उस हिसाब से ही बेसिकली गवर्न किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी कभी कभी रेगुलर गाइडेंस या एडवाइस देती है स्टेट्स या यूटीज को। देखिए ये अगर कभी भी देखिए कोई किसी तरह की न्यू टेक्निक आती है, जैसे कि फॉरेंसिक टेक्निक आई कि इस तरह से आप कन्विक्शन रेट बढ़ा सकते हैं या कुछ भी, ठीक है, कोई बेटर इक्विपमेंट्स देना, ये भी सरकार केंद्रीय सरकार देती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है, एडवाइस भी देती है मॉडर्नाइज करने के लिए प्रिजन्स को। नीड फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस, अब देखिए बात क्या है,
प्रिजन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, ठीक है। तो इसीलिए डेफिनेटली आप इनका गवर्नेंस अगर एफिशिएंटली नहीं करेंगे, इट इज़ ऑफ नो यूज़, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही डिफंक्ट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि भारत के क्या पिलर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। सबसे पहले तो लीगल फ्रेमवर्क। अब कौन से लॉज के तहत आप बेसिकली प्रिजनर्स बनाते हो? आईपीसी, सीआरपीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, स्टेट असेंबली लॉज बनाएगी, नेशनल ट्रीटीज हैं फॉर एग्जाम्पल कोई, या इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जिसके तहत अगर बाहर से विजय माल्या को यहाँ पे भेजा गया तो फिर उनको प्रिजन में आप रखेंगे, है ना। आपने एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन की हुई है यूके के साथ, यूके बैठे हैं वो, है ना। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी क्या होता है? यानी कि हमारा इंसान वहाँ पे है जो कॉन्विक्टेड है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट उसका ट्रायल यहाँ पे हम बुलाते रहते हैं, वो आता नहीं है, आप उनको भेजें, डिपोर्ट करें वहाँ पे, फटाफट से अरेस्ट कर लो आप उनको टेम्परेरी और उनको यहाँ भेज दो, ठीक है। ये चीज एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट के लिए क्या करोगे आप? कौन एनफोर्स करेगा? पुलिस करेगी, यूनियन पुलिस भी कर सकती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। ये सब स्टेट पुलिस तो करेगी करेगी। फिर आता है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या होता है? प्रोसिक्यूशन बेसिकली अगर आपको अक्यूज कर दिया गया, फिर आपका ट्रायल चलेगा, है ना। ट्रायल चलेगा तो उसके जो बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूशन होती है, अगर आपके अगेंस्ट जो बोलेगी, है ना, सरकार आपके अगेंस्ट केस लड़ती है बेसिकली, और आपको खुद को डिफेंड करना होता है, यू आर द डिफेंडेंट एंड सरकार इज द प्रोसिक्यूटर। तो आपके अगेंस्ट जब ट्रायल चलेगा तो प्रोसिक्यूशन का रोल आ जाता है। एडजुडिकेशन, अब देखिए प्रोसिक्यूशन तो अपना काम करेगा आपके अगेंस्ट जितने भी विटनेसेस बुलाएगा कि देखिए ये अगेंस्ट जाता है, ये एविडेंस इनके अगेंस्ट जाता है, एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन एडजुडिकेट कौन करेगा? डिसाइड कौन करेगा कि ये एविडेंस आपके फेवर में जा रहे हैं या अगेंस्ट जा रहे हैं, या ये किस तरह का केस है, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए फाइनली, ठीक है। इन तरह की बातें कौन करता है? कोर्ट्स करते हैं, ठीक है, जुडिशियल पावर्स। अब करेक्शन, अब आता है फाइनली सबसे ज्यादा एंड में आता है करेक्शन वाला बात, आप देख सकते हैं करेक्शन वाला जो पिलर है वो कौन करेगा? जो प्रिजन है ना, या फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है माइनर्स के लिए जो, ठीक है। ये आपका, अगर आप दोषी हैं तो आप इंटरनली रिफॉर्म करें, रिहैबिलिटेट किया जाए आपको। सो दैट इज हाउ प्रिजन्स आर करेक्शनल हाउसेज, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू रीइंटीग्रेट प्रिजनर्स विद द सोसाइटी आफ्टर देयर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जब आपको रिलीज कर दिया गया या फिर एक्विट कर दिया गया तो आपका सोसाइटी के साथ रिहेबिलिटेट करना, उसमें आपको प्रॉपरली इंटीग्रेट करवाना, वो बिल्कुल एक पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कभी भी आप तिहाड़ जेल के पास से गुजरेंगे ना तो उस पर बाहर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि कोई भी जो प्रिजनर है वो अपनी माँ के पेट से एक खूनी या दोषी नहीं बन के आता। एवरीबडी हैज राइट टू रिफॉर्म। ये नहीं कहा जा रहा कि वो गलत नहीं है, वो गलत है तभी तो प्रिजन में है, लेकिन रिफॉर्म करना, रिफॉर्म होना, खुद को बदलने का हक सबको है। आपको पूरी जिंदगी क्रिमिनल किसी को कहने का हक नहीं है, लेकिन कई क्राइम्स होते हैं उसमें आप कहेंगे, जैसे बिल्किस बानो केस, ओके। तो किसी भी हाल में हम देखेंगे आगे। चैलेंजेस इन प्रिजन गवर्नेंस, ओके। अब सबसे बड़े चैलेंज तो यही है, ओवर क्राउडिंग है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा, मेंटल या फिजिकल हेल्थ। देखिए ऑब्वियसली जब आप ओवर क्राउड कर दोगे तो क्या मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? आप सोच के देखिए एक बारी। इनसफिशिएंट लीगल एड, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स जो प्रिजन में है बेसिकली उनको एक तो ट्रायल नहीं किया गया, ट्रायल ही नहीं चालू किया गया, अंडर ट्रायल्स हैं, ठीक है। लीगल एड नहीं बहुत लोगों को मिली है, लोगों को पता ही नहीं है कि फ्री लीगल एड, लोग यही सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत लोग इसलिए नहीं जाते कि लगता है हम तो केस ही नहीं लड़ सकते, हम गरीब हैं, बड़े लोग इंग्लिश बोलने वाले जो जिनके पास बहुत पैसा है, जो जिनको सुप्रीम कोर्ट बेसिकली फेवर करेगी, इस तरह की धारणाएं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये लोगों के पार्ट पे ही गलत है, पार्ट बहुत आज तक हुआ भी है। इसको इस तरह की मेंटालिटी को चेंज करना बहुत जरूरी है, और इट शुड एक्चुअली कम फ्रॉम दी अबव, तभी तो नीचे से भी रिफॉर्म चालू होगा। स्टाफ शॉर्टेज, ये चीज़ हमने देख ली कि वैकेंसीज कितनी ज़्यादा हैं, फिल नहीं की जा रही। अगर हम यहाँ पे पढ़े प्रिजन्स इन हाफ ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अगर हम बात करें, वो अपना 1/4 जो पोजीशन है वहाँ पे स्टाफ की वेकेंट है, ठीक है। अब 14 स्टेट्स की ऐसे हैं, दे हैव मोर देन 40% वैकेंसीज फॉर हेल्थ स्टाफ, जो डॉक्टर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए, जो फोरेंसिक मेजरमेंट्स के लिए, या फार्मासिस्ट या कंपाउंडर्स, उनमें आप देख सकते हैं किस तरह की ऑब्वियसली फिर लो क्वालिटी हेल्थ मिलेगी उनको, है ना। कस्टोडियल टॉर्चर्स, अब ये सबसे बड़ा हमारा जो ब्लॉट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ये है मारना, पीटना, मुंह से खून निकाल के बातें उगलवाना। बहुत बारी तो देखिए बहुत इस तरह के
चार्जेस भी लगे हैं कई पुलिस ऑफिसर्स पे कि जस्ट बिकॉज उनको जो टास्क दिया गया था उन्हें वो पूरा करना था और सामने वाले से निकलवाना था, कि चाहे वो दोषी हो भी ना, वो जानबूझ के बहुत मार मार के उनसे, बहुत बार तो डेथ ही हो जाती है, इतना मारते हैं। तो इस तरह के केसेस सही नहीं है, स्पेशली ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, इट इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। अगर हम NHRC की बात करें तो उनके डेटा के हिसाब से 2010-20 के बीच में एवरेज 5 लोगों की डेथ हुई है जुडिशियल कस्टडी में हर दिन। तो आप देख सकते हैं करप्शन। अगर हम करप्शन की बात करें, देखिए क्योंकि इम्प्रिजनमेंट का क्या नेचर है, क्या रूल्स फॉलो होते हैं, इस तरह की बातें किसी को नहीं पता। अगर आप उनसे कोई जो कोई प्रिजनर अंदर है वो पूछेगा साहब हमें ये दे दो, तो कहेंगे नहीं ये तो अलाउड ही नहीं है तुम लोगों को। उनको क्या पता क्या अलाउड है उनके लिए क्या नहीं, क्योंकि अवेयरनेस तो इतनी है ही नहीं। ठीक है, तो इतना क्लोज नेचर है इम्प्रिजनमेंट का। और राइट, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत सारा करप्शन होता है। और आप मानेंगे ही नहीं कि इतने तरह के केसेस आए दिन आते हैं कि ट्रैफिकिंग हो रही है मोबाइल फ़ोन्स की। देखिए कभी कभी कई तरह के क्राइम्स ऐसे होते हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन्स को सीज कर लिया जाता है ना, ये बात आपको पता है। इफ़ द पुलिस शुड सीज द फ़ोन, बट दे हैव टू स्पेसिफाई द पर्पस एज वेल। लेकिन कुछ गरीब लोग होते हैं या फिर कई ऐसे लोग होते हैं जो शायद ठीक है पर उनको पता नहीं है, तो पुलिस उनको कुछ भी मरोड़ तरोड़ के मैनिपुलेट करके रूल्स बता सकती है। फिर उन्हें कहेंगे नहीं देखिए ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तरह काम करेगा आपका मोबाइल फोन, एंड इट इज लिंक्ड विद द केस, सो गिव योर मोबाइल फोन, वी विल सीज दैट, वी विल सीज द गैजेट। और फिर उसके बाद ट्रैफिक कर देते हैं। बहुत बार कई बच्चों की ट्रैफिकिंग पाई गई है, ये बोल देंगे कि उनकी डेथ हो गई कस्टडी में या कुछ भी हो गया, और फिर उनको ट्रैफिक कर दिया जाता है। इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं। या बहुत बार ड्रग्स या वेपन्स जो दोषी के पास से मिलते हैं, थोड़ा अंडर रिपोर्ट कर दिया कि सिर्फ इतने ही वेपन्स मिले थे और तो कुछ खास नहीं मिला, जबकि वेपन्स और भी मिले थे। फिर आप उन बड़े बड़े जो ट्रैफिकर्स हैं उनके साथ आप कॉपरेट करके उसको स्मगल कर देते हैं। तो ये डेफिनेटली एक थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज राइट दिस, ऑलवेज, जब भी आपसे पूछा जाए। देखिए जितनी भी मोस्टली जो विमेन एंडमेड्स है ना, सबसे बड़ी बात तो, ऐसा मैं कोई क्लीशे नहीं बता रही पर ये फैक्ट आपको बता रहा है कि विमेन का जो रेशो है वो प्रिजन में कम है ना, हमने अभी देखा। ठीक है, लेकिन जितने भी विमेन इनमेट्स हैं वो मोस्टली इलिटरेट हैं और उनको छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया गया है। ठीक है, तो उनको पता ही नहीं है लीगल प्रोसीजर होता क्या है। तो आप मानेंगे ही नहीं, जो कस्टोडियल सेक्सुअल अब्यूज का कॉन्सेप्ट है, बहुत बार क्या होता है, अगर आप IPC 1860 की बात करेंगे, वैसे तो वो एक बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट लिखता है, मेंशन करता है कि कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर है या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन की, देखिए बहुत बारी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करके बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर्स कहेंगे देखिए आपके अगेंस्ट हम कोई केस नहीं दर्ज करेंगे, प्रॉपरली हम बचा लेंगे आपको, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बस आपको हमारे साथ एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, नथिंग मोर देन दैट। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर सेक्सुअली अब्यूजिंग दैट पर्सन, और अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करके। और IPC के तहत ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, आपको पूरी जिंदगी के लिए सस्पेंड कर देते हैं, साथ ही में आपके अगेंस्ट बहुत सारी प्रोसीडिंग्स चालू होती है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, वे अहेड क्या होना चाहिए। अब यही मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी, ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस, जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, या फिर जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस तो एक सेंट्रल सर्विस है। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज हैं, या फिर इंडियन पुलिस सर्विस है, वैसे ही उसी के बिल्कुल तरह से एक ऑल इंडिया सर्विस बनाई जाए। ये जस्टिस AN मुल्ला कमेटी ने रेकमेंड किया था कि इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस को एस्टैब्लिश किया जाए। प्रॉपर क्वालिफिकेशन लिखिए आप उसकी, क्या होगा, क्या एग्जाम कंडक्ट होगा, UPSC के तहत ही होगा, है ना, इस तरह की बात है, जो बेसिकली करेक्शनल सर्विस के लिए या प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करेंगे कि प्रिजन मैनुअल फॉलो होती है या नहीं होती, प्रिजन मॉडर्नाइजेशन हो रही है, प्रिजनर्स के लिए जो अवेयरनेस स्कीम्स चलाई जा रही हैं वो लागू हो रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन, आप ज़रूर लिखिएगा। अधेरेंस ऑफ मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 बाय ऑल स्टेट्स एंड UTs, यानी कि जो 2016 में प्रिजन मैनुअल लाया गया था उसको हर स्टेट और UT को बेसिकली फॉलो करना चाहिए, बेसिक यूनिफॉर्मिटी अचीव करने के लिए। प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए बिल्कुल CCTVs प्रॉपर होने चाहिए, काम ही नहीं करते। बहुत बारी आप जाएंगे किसी बैंक में, वहाँ की ATM मशीन नहीं काम करती, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल सैनिटेशन सिस्टम प्रॉपरली होना चाहिए। रिड्यूसिंग अंडर ट्रायल्स, देखिए आप क्या करें, आप टाइमली एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स, आप देखिए आप उनको कोर्ट के
प्रति कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तो करिए, आप वही नहीं करते। आप अंडर ट्रायल्स को अंडर ट्रायल्स ही रहने देते हैं, आप उनको लिस्ट, उनका केस नहीं लिस्ट होने देते आप अपनी पावर का मिसयूज करके, है ना। तो ये गलत है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अब प्ली बार्गेनिंग क्या होता है हमें ये जानना है, इसे इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए प्ली बार्गेनिंग में क्या होगा, एक होता है प्रोसिक्यूशन और एक होता है डिफेंडेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसमें बेसिकली आप क्या करोगे, एग्जाम्पल एक लड़की है डोना, जिसको चार्ज किया गया है कि आप आपके पास इलीगल ड्रग्स हैं और आपका इंटेंट है कि आप उन्हें सेल करने वाले थे, ठीक है। तो डोना अपनी लॉयर को कहेंगी कि देखिए आप प्ली बार्गेनिंग के लिए नेगोशिएट करिए। फिर उसके तहत बेसिकली डोना क्या करेगी, वो एडमिट कर लेगी कि जी हाँ मेरे पास ड्रग्स हैं, आई एम पोजेसिंग दीज ड्रग्स। पर अब उन्होंने एडमिट कर लिया, इसके एक्सचेंज में प्रोसिक्यूशन उन्हें कुछ सिंपल सी इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, जस्ट बिकॉज उन्होंने एडमिट कर लिया, एक लेसर चार्ज मिलेगा। तो इस तरह का प्ली बार्गेनिंग या सेटलमेंट सिस्टम जरूर लागू किया जाना चाहिए। ये भी एक अच्छा रिकमेंडेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर प्रिजन इंस्पेक्शन ये भी होनी चाहिए, लोकल अदालत सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया। इम्प्रूविंग इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजीज। देखिए सबसे पहली बात तो हमें आपको ये भी नहीं पता, यहाँ पे मेंशन नहीं है, पता नहीं क्यों मेंशन नहीं है, पर दिल्ली के केस में मैं आपको बता देती हूँ, जो ये भी आप लिख सकते हैं, जो अमित शाह जी हैं उन्होंने बहुत रिसेंटली आई थिंक अ मंथ अगो और सो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि स्पेसिफिकली दिल्ली के केस में फोरेंसिक उस पर ज़्यादा रिलाई किया जाएगा। देखिए एक बाल का कहीं किसी भी क्राइम सीन से अगर कोई भी ब्लड स्ट्रेन मिला है या फिर कोई भी ऐसा सैंपल मिलता है बाल का, फुटप्रिंट का, कुछ भी, वो तो झूठ नहीं बोल सकता ना, है ना। तो आपको मार मार के डंडे किसी से सच बुलवाना ही नहीं है, वो तो फोरेंसिक रिपोर्ट्स कैन नेवर डिनाई और कैन नेवर हाइड और नेवर कंसील द ट्रूथ, है ना। तो टॉर्चर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जब आप फोरेंसिक उस मेथोडोलॉजीज पे कम्प्लीटली रिलाई करेंगे, तो है ना। तो अब हर क्राइम सीन के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट्स नेसेसरी बना दी उन्होंने, विच इज अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप, ठीक है। तो ये चीज़, तो यही टॉर्चर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि टॉर्चर के केस में ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट देखना चाहिए और हमें रेटिफाई कर लेना चाहिए 1987 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जो अभी तक हमने नहीं की है। साथ ही साथ में प्रॉपर एक बिल भी लाना, एक लॉ भी लाना चाहिए, जो एक लीगल एडवाइजरी बॉडी है हमारी सरकार की, उन्होंने एक बिल, एंटायर टॉर्चर बिल को प्रपोज भी किया हुआ है, जो अभी तक कोई सरकार नहीं मानती बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस के लिए प्रिजन की, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो हमने रिसेंटली देखा, ठीक है, उसमें कैसे मेजरमेंट्स लेने हैं ये सब कुछ हमने देखा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यानी कि स्पीडी जस्टिस के लिए, स्पेशली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में, रेप के केसेस में, ये बात आपको पता है। ई कोर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन जुडिशियल पर्पसेस, यानी कि बेसिकली ई कोर्ट से क्या होगा, डिजास्टर यानी कि पैंडेमिक्स के टाइम पे भी आपको जस्टिस मिलता रहेगा। साथ ही में पेंडेंसी बेसिकली रिमूव हो जाएगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन स्कीम टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ प्रिजन, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, प्रिजन पर्सनल के लिए आप क्वार्टर्स सेपरेट बनाएं, ये सब कुछ इसमें लिखा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई प्रिजन प्रोजेक्ट। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ज़रूर लिखें, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत यूनिक है। जैसे कि बेसिकली क्या करना चाहते हैं, इट एम्स एट कंप्यूटराइजेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्री, ठीक है। तो बेसिकली अब तो ये हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इसे बेसिकली ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, 2021 में ये चीज़ लाई गई थी, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, वैसे तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज़ जो प्रिजन में है उसका डेटा रखेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। एक है, एक पोर्टल है, इंफॉर्मेशन पोर्टल, एक सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो मुझे आपको बताना है, जो इनोवेटिव है, जो आपको मेंशन करना है, वो है कर बाजार। कर बाजार में क्या होगा, देखिए आपको पता है कि जितने भी प्रिजनर्स होते हैं वो बिस्किट्स बनाते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट वर्क बनाते हैं, उसको बेचा जाता है। तो कर बाजार के तहत क्या होगा, बेसिकली इट इज अ पोर्टल विच शो केसेस एंड सेल्स द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन वेरियस प्रिजन्स ऑफ द कंट्री बाय इनमेट्स। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इनिशिएटिव, अगर कोई रिफॉर्म होना चाहता है, इट इज गुड, ओके। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। Alright, now let's move on to another article. Internal party democracy. Now this is again बहुत pertinent चीज़ है। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं लिखी हुई हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ, बहुत recent है इसीलिए, ठीक है। तो देखिए इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का सबसे recent एग्जाम्पल हमने अभी देखा है कि कांग्रेस के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं। किसके किसके बीच में हुए थे, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में, है ना। तो इन दोनों के बीच में ये एक एग्जाम्पल बन सकता है, आप मत लिखिए, बस इतना सा लिख दीजिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस विद इन INC,
आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, यहाँ पे नहीं लिखा पर मैं आपको देना चाहूंगी कैसे इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए कुछ कुछ तो स्टेप्स लेती है कड़े। स्पेसिफिकली पब्लिकली जब आप किसी चीज को डिफेम कर देते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी एक इतनी बड़ी अथॉरिटी। तो वाईएसआर कांग्रेस जो है, जो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हैं, उनको पूरे मतलब ताउम्र के लिए पार्टी का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था उनके पार्टी मेंबर्स ने। अब देखिए ऑलरेडी जगन मोहन रेड्डी पे काफी ज्यादा डायनास्टिक पॉलिटिक्स का क्लेम है। आप एक इंसान को पूरी जिंदगी के लिए कैसे प्रेसिडेंट बना सकते हैं? ये नेपोटिज्म नहीं है क्या? या फिर हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आप सोच के देखिए, मतलब कभी भी ग्रोथ होगी ही नहीं उस पार्टी में, कभी भी नीचे से इंसान उठ के कोई ऊपर बढ़ ही नहीं सकता, पार्टी प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता, कोई रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता किसी भी माध्यम से, चीफ मिनिस्टर कभी बनेगा ही नहीं कोई। आप सोच के देखिए, इजंट इट अगेंस्ट द इंट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स? तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इसको कंप्लीटली रिब्यूक कर दिया था, दिस इज नॉट गुड, यू कैन नॉट डू दैट, दैट गोज अगेंस्ट आपका प्रिंसिपल जो हमारी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए उसके खिलाफ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन इट, ओके। अब देखिए हम इसे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी कहते हैं। बेसिकली क्या मतलब है इसका कि किस मेथड से बेसिकली आप हर, अब देखिए इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का बेसिक, डेमोक्रेसी क्या होता है? रूल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, है ना, ये चीज होता है, ठीक है, फॉर द पीपल, है ना। तो इसी यही डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल आप यहाँ अप्लाई करिए, है ना। रूल बाय द पीपल कैसे हो सकता है? जब तक आप अपने हर पार्टी मेंबर को, है ना, हर पार्टी मेंबर को एक से नहीं देते कि अगर हमारी पार्टी बेसिकली ये पार्टी मैनिफेस्टो है इस बारी इलेक्शन का हमारा, तो उस पार्टी मैनिफेस्टो में हर बंदे का से है ही नहीं। कुछ 2-3 गिने चुने लोग हैं जो नेपोटिस्टिक फेवर के हैं, उन्होंने बैठ के डिसाइड कर लिया ये इस बार का हमारा मैनिफेस्टो होने वाला है। उनको तो से दिया ही नहीं डिसीजन मेकिंग में आपने, या पार्टी मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग में इस जगह से नहीं मिला कि कौन इस पर्टिकुलर स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का या कांग्रेस का, कौन इस बारी नेतृत्व करेगा, स्टेट प्रेसिडेंट कौन होगा, बीजेपी का या कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का। ये तो आप हर बंदे को डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं देते। मिस्टर अरविंद केजरीवाल डिसाइड्स कि कौन जाएगा पंजाब में लड़ने, कौन जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दैट कैंपेनिंग करने। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल्स, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब है एज ए सिटीजन, पर वैसे मैं बस आपको एग्जाम्पल्स क्लियर करना चाहती हूँ इसीलिए दे रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में हर एक पार्टी मेंबर का से होना। देखिए आप सोचिए, अगर एक नेशनल पार्टी है, मैं नेशनल पार्टी को स्पेसिफिकली क्यों बोल रही हूँ, अगर आप सोचिए कांग्रेस, हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कांग्रेस में सिर्फ दिल्ली से या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है, दिल्ली फॉर एग्जांपल वहाँ पे कर्नाटका, हर जगह कांग्रेस है, राइट, हर जगह के मेंबर्स हैं। अगर कोई नेशनल पॉलिसी है, अगर कोई कर्नाटका स्पेसिफिकली चाहता हो, या फिर आप सोचिए अगर तमिलनाडु स्पेसिफिकली चाहता हो कि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में, हमारे जो नेशनल पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उसमें श्रीलंका से हमारे रिश्ते हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, अगर वहाँ की जो तमिल माइनॉरिटी है उनके साथ अच्छा किया गया तो इसका कुछ हम करने की कोशिश करेंगे अगर पावर में आ जाए, तो ये से कब मिलेगा उन्हें? जब डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। यही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, नर्चर सिटीजन्स पॉलिटिकल competencies and producing more capable representatives, ये सब कुछ हमने देख लिया। नो एक्सप्लिसिट, अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्सप्लिसिट यानी कि खुले शब्दों में लिखा कोई प्रोविजन है ही नहीं, या फिर कोई गाइडलाइन है ही नहीं जो रेगुलेट करता हो कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन करेंगी। लेकिन बस एक चीज है जो कहीं ना कहीं इधर उधर इनडायरेक्टली हमें इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, तो वर्ड भी मेंशन नहीं है, पर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का थोड़ा सा हिंट हमें कहां से मिलता है? सेक्शन 29 क्लॉज ए से, किसका? आरपीए 1951, जो बेसिकली मैंडेट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे बेसिकली क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ECI इज ऑल्सो नॉट इक्विप्ड टू रेगुलेट, अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बेसिकली अलाउड भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल फंक्शनिंग को वो रेगुलेट कर पाए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तक इनको मना किया हुआ है, हम देखेंगे कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस है ऐसा, ओके। अब हम देख लेते हैं बेसिकली लॉ फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ओके। अब देखिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं सेक्शन 29A क्लॉज 5 क्या कहता है आरपीए 1951 का। दिस इज द ओनली मेजर स्टैट्यूटरी प्रोविजन डीलिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ही सिर्फ एक ये मेजर क्लॉज है जो डील करता है, ठीक है। और ये क्या ऑर्डर करता है कि अ पॉलिटिकल पार्टी शैल, क्या करना है पॉलिटिकल पार्टी को? बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी की बात करता है,
ठीक है, हमारा प्रियम्बल कहता है डेमोक्रेसी के बारे में, तो वही पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना है। ठीक है, इस माध्यम से आप देखिए, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करिए। बाई चांस आपके पेपर में ये स्टेटमेंट लिखी हुई, आप तो समझेंगे नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा यार कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहता है, प्रियम्बल कहाँ से आ गया इसमें, तो जो मैंने बोला उसको याद रखिएगा। ठीक है, एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म, यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी को सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी से बेसिकली अधेयर करना है। आप नहीं हो सकते कम्युनल, आप नहीं हो सकते एंटायर डेमोक्रेटिक। ओके, अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो मतलब बहुत बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन को क्या करना है? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन, ये तो इलेक्शन कमीशन को कोई पावर ही नहीं मिली, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद की एक गाइडलाइंस रिलीज की हुई है, मैंने आपके साथ डिस्कस की है बहुत डिटेल में। ठीक है, पर वो अभी यहाँ मैं नहीं कर सकती, वो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल नहीं ला सकती, पर मैं आपको बताती हूँ, गाइडलाइंस यहीं पे लिखा हुआ है, वैसे आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो ना ही आरपीए के तहत, उन्होंने आरपीए के एक एक्सटेंडेड प्रोविजन, एक्सटेंडेड पावर के तहत इन्होंने रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये भी गाइडलाइंस निकाल दी थी, जिसमें ये लिखा है दैट द पार्टी एप्लीकेशन, अगर आप पार्टी को रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, तो आप क्या डालेंगे? पॉलिटिकल पार्टी की एप्लीकेशन के साथ साथ, बनने के साथ साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी। या अगर जैसे अभी रिसेंटली गुलाम नबी आज़ाद ने अपना जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी को एक लॉन्च किया, तो जब उन्होंने रजिस्टर करवाया होगा, तब साथ साथ में उन्होंने क्या लिखा होगा, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी इलेक्शन कमीशन को? देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा पार्टी का, एक पार्टी प्रेसिडेंट होंगे, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होगी, नीचे से ग्रास रूट लेवल से ऊपर आएगा। ये अगर आप गुलाम नबी आज़ाद की स्पीच सुनी होगी तो आपको ये सब कुछ पता है, मैंने उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे इन्फॉर्मेशन क्या है ये सब कुछ पढ़ी है, देखी है, इसलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो कैसे होगा, एक पार्टी प्रेसिडेंट होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा, और किस तरह से इलेक्शंस होंगे, एनुअल बाय एनुअल, हम कैसे उसको मॉडर्नाइज करेंगे, ये सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, अब आपके जितने भी ऑर्गन्स अभी आपने बताया कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है ना, इस तरह की चीजें। वैसे ही अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी की स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, जिसमें अभी बहुत रिसेंटली नितिन गडकरी जी को रिमूव किया गया और इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है ना। तो इस तरह के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनकी पावर्स क्या है, किस तरह के डिसीजन ले सकते हैं ये कुछ गुट के जो बंदे हैं, है ना, इस तरह की बात है, क्या फंक्शन होगा, क्या डिसीजन मेकिंग होगी, और द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफिस बेयरर्स विद प्रोसेसेस फॉर देयर इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होगा, है ना, ये सब कुछ चीजें। ओके, नीड फॉर, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारी और डिटेल्स भी के प्राइवेट डिटेल, प्राइवेट इन द सेंस के प्रॉपर्टी कितनी है किसके पास, ये सारी चीज़ें भी मांगती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन ना हो, अपनी तरफ से तो ये करते हैं, पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो इज एन ओपन सीक्रेट। नीड फॉर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, अब क्यों चाहिए हमें इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी? ठीक है, इलेक्शंस हो तो जाते हैं, इलेक्शंस हो जाते हैं, बढ़िया इलेक्शंस होते हैं, ईवीएम है हमारे पास, तो क्यों चाहिए इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी? क्योंकि आपको इंश्योर करना है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द लीडरशिप एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्टीज आर नॉट कंप्लीटली ओपन एंड इंक्लूसिव। ओके, अब देखिए हमारा, आप समझने की कोशिश करिए कि हमारा प्रियम्बल एक और चीज कहता है, हम रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, हमारे यहाँ का हर पॉलिटिकल ऑफिस इज ओपन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो वो तो तब होगा ना जब आपके पास एक्सेस होगा, जब अगर किसी इंसान ने खुद को पूरी जिंदगी के लिए एक पार्टी का एक प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, तो आप तो उस पार्टी के अध्यक्ष कभी बन ही नहीं सकते, या फिर उस पार्टी को एक बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो दैट वे आपका वो राइट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इम्पिंज हो गया, जो रिपब्लिक के बारे में बात करता है। ये सारी चीजें आप इस तरह से एनालाइज कीजिए, इस तरह से यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। ओके, टू प्रिवेंट डायनेस्टी पॉलिटिक्स, अब देखिए नेपोटिज्म, डायनेस्टिज्म, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, डेटा ये बताता है कि जितने भी एमपीज हैं 30 से कम उम्र के, जो 15th लोकसभा, अभी 17th लोकसभा चल रही है, 15th लोकसभा में 30 से कम उम्र के जितने भी एमपीज थे, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉलिटिकल फैमिलीज से थे किसी ना किसी। ठीक है, टू रिड्यूस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अब देखिए जब तक कोई एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है नहीं, कोई है ना, किसको टिकट मिलेगी, किस कैंडिडेट को कितने नहीं मिलेगी। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, ये कोई बड़ा हम वो नहीं बन सकते कि ऐसा होता ही नहीं, हमने तो नहीं देखा, पता नहीं क्यों कहते रहते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। आपको ये बात नहीं पता कि टिकट सिर्फ उसको मिल सकती है जो अच्छा खासा फाइनेंशियली इक्विप्ड हो, या फिर जिसके
पास काफ़ी सोशल रिसोर्सेज हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बांटते हैं, साइकिल बांटनी है या फिर लैपटॉप्स बांटने हैं, तो आप कहाँ से बांटोगे? किसी कैंडिडेट के पास मसल पावर है, किसी कैंडिडेट के पास सोशल पावर है, किसी कैंडिडेट के पास बहुत सारा मनी पावर है, ठीक है? सो ऑल ऑफ दैट मैटर्स। आपको टिकट तभी मिलेगी। इनफैक्ट कई पॉलिटिकल पार्टीज की तो रिपोर्ट्स ऐसी सुनने को मिलती हैं कि वो टिकट देने से ही मना कर देते हैं आम आदमी को, जस्ट बिकॉज वो क्या लेके आएगा हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कौन सा क्लाउड लेके आएगा, कुछ है ही क्या उसके पास, ठीक है? ये सारी चीजें, इससे क्या होगा? अब देखिए जितने भी ब्लैक मनी के जो पोजेसर्स होते हैं बेसिकली, फिर उनको एक फुरे मिल जाता है फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में स्टेट और लोकल बॉडी यूनिट्स होती है, एन इलेक्शन एट ईच लेवल विल अलाउ क्रिएटिंग ऑफ पावर सेंटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपना ग्राउंड तब लूज करना शुरू कर देती है जब उसके लोकल लेवल पे जो वर्किंग कमिटीज हैं वो सही से फंक्शन ना कर रही हो, और उसके लिए फंक्शन वो सिर्फ तब से सही से तब फंक्शन कर सकती हैं जब उनको ऑटोनॉमी देंगे कि देखिए ये डिस्ट्रिक्ट आपका है, ये स्टेट आपकी है, आप बताइए यहाँ प्रॉब्लम्स हैं क्या, हमें हमारी पार्टी को यहाँ पे किस तरह से काम करना है। ये नहीं कि एक हेड कमांड है वहां से सारी इंफॉर्मेशन आएगी। इट शुडंट वर्क लाइक दैट, इट शुड नॉट वर्क लाइक दैट। फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड देयर डिसीजन मेकिंग, हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज देखिए इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे क्रूशल एक्टर्स हैं, उन्हीं के माध्यम से तो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं हम डेमोक्रेसी, ठीक है? तो ये चीज है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो देखिए अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी तो हमारी डेमोक्रेसी अपनी वाइब्रेंसी खो देगी, तो इसीलिए उनका ट्रांसपेरेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस फॉर सेटिंग अप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, अब चैलेंजेस क्या है, ये तो सबको पता है, ये तो सदियों से पता है कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम आज तक इंश्योर? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास टीथ नहीं है, यानी कि कोई प्यूनिटिव मेजर्स ले नहीं सकती। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अदर्स 2002 का केस जो मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया देखिए ईसीआई कोई भी प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकती किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ फॉर वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी। जिसको जो करना है करे, जिसको अपॉइंट करना है करे, आप नहीं कर सकते। आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना आपका मैंडेट है, बस खत्म बात, ठीक है? यही चीज। एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देखिए कोई लीगल ग्राउंड नहीं है ना, कि कौन सा लॉ ऐसा कहता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन करवाना ही करवाना है इंटरनल, कौन सा कहता है? कोई भी नहीं कहता, है ना? अब देखिए एज आई टॉक्ड अबाउट कांग्रेस, वैसे ही बीजेपी भी बहुत सारी एलिगेशंस है कि उनका कौन सा माध्यम है जिस वजह से वो अपने प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, है ना? इट इज ऑल्सो सेड कि उनके जो आरएसएस के बहुत सारे लिंक्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन नया पीएम या कौन नया सीएम बनेगा, तो इस तरह की एलिगेशंस हैं। स्ट्रिंजेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके अब सबसे बड़ी बात है एंटी डिफेक्शन लॉ की सबसे बेकार बात यह है कि आप यहाँ पे नहीं लिखा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन लेते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर का। अब आप एक सोचिए, एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी फॉर एग्जाम्पल एक लॉ लेके आई, वो लॉ जाता है, वो लॉ नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसने जब पार्लियामेंट में वोटिंग होगी वो कहेंगे पार्टी विप इशू कर देंगे कि हर पार्टी को जो वोट करना है, हर मेंबर को जो वोट करना है वो हमारे हिसाब से या यस या नो, वो पार्टी विप में लिखा होगा कि सबको यस करना है, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है वो यस ही वोट करेगा, वो नो वोट कर ही नहीं सकता। देखिए अलग भी तो हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी तो हो सकता है, विच इज एंटायर डिफेक्शन लॉ शुड डेफिनेटली बी अमेंडेड, ठीक है? रेजिस्टेंस बाय डायनेस्टिक कास्ट एंड रिलीजन पार्टीज, देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ओपनली कास्ट और रिलीजियस बेस्ड हैं और उनके फाइनेंसेस भी हमें नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, इतने ओपीक हैं, इनको डेफिनेटली थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है। एलिटिज्म इन पार्टीज, देखिए लीडरशिप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कुछ ही पार्टी फंक्शनरीज के पास होगा, कब तक चलेगा ये? वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छा नंबर वन जो रिकमेंडेशन, इट इज़ वेरी गुड। आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो पॉलिटिकल पार्टीज को, फिर इससे क्या होगा? देखिए जर्मनी में भी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है, उसके माध्यम से फिर देखिए जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल आप इमेजिन कीजिए, आप इलेक्शन कमीशन इमेजिन कर लीजिए, है ना, या फिर यूपीएससी इमेजिन कर लीजिए, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसमें चेयरमैन अपॉइंट करने का एक पूरा माध्यम है कि किस तरह से
कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, इतने साल यहाँ वो करना चाहिए, इसके बाद आप बन ही नहीं सकते कभी भी यूपीएससी चेयरमैन, है ना, ये सब कुछ है ना, कंप्लीटली रेगुलराइज किया जाता है ना चीज़ों को। ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से कंफर्म करती हैं ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बना दोगे तो उन्हें भी करना पड़ेगा। प्रॉपर रूल्स, स्पेसिफिक प्रोविजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, या रूल्स और रेगुलेशन, या इस तरह के लॉज में, आरपीए वगैरह में, जो बताएं कि अच्छा हर 5 साल में या हर 3 साल में पार्टी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे, क्या टर्म ऑफ ऑफिस होगा, 1 साल कंटिन्यू करेंगे, 2 साल, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। इंटरनल इलेक्शंस फॉर लीडरशिप पोजीशन, ये सब कुछ हमने देख लिया। ओके, देखिए अगर आपको पता हो कि जो अभी रिसेंटली कांग्रेस में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, वो क्यों हुए हैं, क्योंकि जो मिस्टर शशि थरूर है उन्हीं का आइडिया था ये, दो ही गॉट डिफीटेड, बट मिस्टर शशि थरूर डेफिनेटली is a well-renowned author and very intelligent as well, a child prodigy, जो यूनाइटेड नेशंस में पहली बार इतनी कम उम्र में जाके उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिज पॉलिटिकल issues and all of that, let's not go into that। पर शशि थरूर ने ये कहा था कि देखिए जैसे यूनाइटेड किंगडम में अभी हम लिज ट्रस को देखा, फिर अब ऋषि सुनक, उससे पहले बोरिस जॉनसन, ये कैसे करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी है, अगर फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव पार्टी अभी वहां पे है, तो कंजर्वेटिव पार्टी में भी तो इलेक्शंस होते हैं ना, लिज ट्रस के बीच में और ऋषि सुनक के बीच में इलेक्शन हुआ, फिर जो सबसे ज्यादा वोट लेके आगे गया सारे पार्टी मेंबर्स के, उसे फिर अपॉइंट किया गया, वैसे यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो ये उनका सजेशन था। एम्पावरिंग द ECI टू डी रजिस्टर्ड पार्टीज। अब देखिए आप ECI को टीथ कैसे देंगे कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाती, नेपोटिज्म में बहुत ज्यादा घुसी हुई है, तो फिर आप उसको डी रजिस्टर कर दो, रजिस्ट्रेशन ही खारिज कर दो उस पार्टी की, इसे अलाउ कीजिए। स्टेट फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो आपको हर जगह मिलेगा, जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है, तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, सारी जो कमेटीज हैं बेसिकली स्टेट फंडिंग के लिए पायलट बेसिस पे कहती हैं कि एक बार करके देखिए। स्टेट फंडिंग से क्या होगा कि जो कैंपेनिंग का फंड है आपका पॉलिटिकल पार्टी का, वो स्टेट उठाएगी, तो इससे क्या होगा, कुछ कुछ सीमित ही आप फंडिंग कर सकते हैं। ये तो देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके सहमत में नहीं है, इससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि इस तरह की वरना कैसे आप इतना बड़ा कैंपेन कर दोगे, कितने करोड़ रुपए कैंपेन में खर्च होते हो, कहाँ से आएंगे, इतना स्टेट दे देगी? फिर तो अगर दे देगी तो फिर तो हम जैसे लोग जो आम हैं उनके राइट्स और सोशल वेलफेयर अफेक्ट हो जाएगा, है ना, ये सारी चीजें। ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स एक्ट 2011 जो अभी तक नहीं आया है, ड्राफ्ट है, क्योंकि जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शनिंग, फंडिंग, अकाउंट, ऑडिट, कैसे ऑडिट किया जाएगा उनके अकाउंट डिटेल्स को, सबके बारे में मेंशन करता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट रूल्स 2022, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम इससे पहले कि इसके प्रोविजंस देखें, सबसे पहले तो बता दूं ये न्यूज़ है क्यों, क्योंकि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा कि हम अमेंड कर रहे हैं किसको, जो हमारे CSR रूल्स हैं उनको। ओके, तो अब हम देख लेते हैं CSR क्या करने में हेल्प करता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट है जो काफ़ी प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इट इज़ गुड, पर अगर आप एक इतने अमीर इंसान है तो आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि देखिए इनइक्वालिटी एक सेक्शन बस बढ़ता ही जाए, जैसे अडानी अंबानी की रिपोर्ट्स आई, इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो ऑक्सफैम ने निकाली, ऑक्सफैम ने, उसने क्या बताया कि कोविड पैंडेमिक के दौरान ही कितने प्रतिशत मिस्टर अडानी की इनकम बढ़ गई, लेकिन एक गरीब इंसान को अपनी पहली वाली वेजेस या अपने पहले वाली इनकम तक पहुंचने में कितने और साल लग जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी हमारी सोसाइटी में। बस 1% जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत अमीर है, बाकी प्रतिशत बहुत गरीब है, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। तो इसीलिए कुछ इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बढ़ रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि बाकी डू नॉट रिमेन लेफ्ट आउट, है ना। तो ये सारी चीज़ें। तो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कि अगर बाई चांस कोई एक, आप सोचिए कैसे, अगर आपकी एक आपने फर्म सेट की, ठीक है, जिस लैंड पे आपने फर्म सेट की, जिस भी गवर्नमेंट ने आपको लैंड दिलवाया, वो लैंड पहले किसी और चीज़ के लिए यूज़ हुआ करता था, तो फिर आपने वो उस तरह के लैंड को कॉम्पनसेट करके कहीं और उन लोगों को लैंड दे दिया अपना, जहाँ पे वो दोबारा रिहैबिलिटेट हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। अब देखिए कुछ चीज़ें जो मुझे आपको समझानी है वो है ट्रिपल बॉटम लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अब मुझे आपको समझाना है क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू, ये दोनों। इन्वायरमेंटल भी आपको पता है कैसे, क्योंकि अगर आप एक
एक कंट्री है, एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका जाके यमुना में गिर जाता है या गंगा में गिर जाता है, तो आप इन्वायरमेंटल क्लीनिंग करें, है ना, कुछ ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन दें। इस तरह की चीज़ें, अगर अकाउंटेबल बनाना आपको अपनी चीज़ों के लिए, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी है, नंबर 1 इज ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन में 3 पीज होते हैं। नंबर 1 इज पीपल, नंबर 2 इज प्रॉफिट्स, नंबर 3 इज प्लैनेट। तो पीपल मतलब यानी कि आप बेसिकली कोई कंपनी है, देन यू आर लायबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स पीपल। तो इसीलिए पीपल तो इज वेरी इजी। प्रॉफिट्स, अब देखिए ऑब्वियसली ये हर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करें। प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट्स तो आप जनरेट कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, लेकिन जो जिन्होंने आपको लेंड किया, बैंक्स यानी कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, इन सबको पे करें, ठीक है। जो भी आपने, जो उन्होंने आपको लेंड किया हुआ है, टाइमली पेमेंट करें। अपने जो लोन लिए हुए हैं जिसके माध्यम से आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उनको एनपीए ना कन्वर्ट होने दें। साथ ही साथ अपनी एम्प्लॉयज, आप प्रॉफिट कॉर्नर कर करके अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयज की वेजेस बिल्कुल कम रखी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। पे देम एज वेल, ओके। फिर नंबर 3 आता है प्लैनेट। देखिए, इट इज कंसर्न विद द लोकेशन, द एरिया, द सिटी और द स्टेट। मतलब कहाँ पे आपकी कंपनी लोकेटेड है, उसकी वजह से आपका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर आप एक रिवर के बिल्कुल शोर पे बसे हुए हैं, तो आप वहाँ वाटर पोल्यूशन करेंगे। अगर एरिया में किसी बसे हुए हैं जहाँ बिल्कुल पास में रेजिडेंशियल लोकेशंस है, तो आप वहाँ के लोगों को लंग पोल्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अब आता है क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, मैगी मसाला एंड मैजिक का। अब देखिए, नेस्ले कंपनी तो सब जानते हैं, है ना। नेस्ले को सब जानते हैं। नेस्ले ने 2010 के आसपास क्या किया, 2010 के आसपास उन्होंने एक एक टीम को भेजा, एक टीम ऑफ रिसर्चर्स को भेजा। कहाँ पे, भारत में भेजा, जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि देखिए यहाँ के जो 70% बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ एज 3, और 57% ऑफ विमेन जो है वो अनीमिया से ग्रस्त हैं, और काफ़ी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अब माल न्यूट्रिशन को नेस्ले कैसे सॉल्व कर सकती है। नेस्ले तो या कॉफ़ी या मैगी इन तरह की चीज़ें करती है। तो नेस्ले ने क्या लॉन्च किया, नेस्ले ने लॉन्च किया 2010 में मैगी मसाला ए मैजिक। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि नेस्ले को ये बात पता चल गया कि उन्होंने बेसिकली 1500 एक सैंपल लिया पुअर हाउस होल्ड्स का, जहाँ पे उन्होंने जा के देखा कि कुकिंग कस्टम्स क्या है, हमारा डाइट कैसी है इंडिया की। और अब उनको ये पता चल गया कि हम बहुत हद तक अपने टेस्ट पे डिपेंडेंट है, यानी कि हमें टेस्ट बहुत मैटर करता है, क्या स्पाइसेस खाते हैं हम, है ना, ये सारी चीज़ें तो उन्हें पता चल गई। तो उन्होंने ये सोचा कि देखिए, टेस्ट के साथ साथ अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दे सकें तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। यू आर क्रिएटिंग अ शेयर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही कम रुपए में एक आप देखते हैं मैजिक मसाला कहाँ हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें 10 चॉइसेस्ट एरोमेटिक एंड रोस्टेड स्पाइसेस इंक्लूडेड होते हैं, जिससे बेसिकली हर बच्चा वुड फॉल इन लव, हर अडल्ट वुड फॉल इन लव। आप सब्जी, दाल, पनीर, पास्ता कुछ भी बना रहे हैं आप उसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ में उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि आप आपका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो सफ़र ना करे, माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त आप ना हो, ओके। तो ये चीज़, ये एग्जाम्पल आप हमेशा लिख सकते हैं, इतना बड़ा तो नहीं, बिल्कुल ब्रीफ में लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप जान सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, बिल्कुल भी कहीं कहीं जो रूल्स हैं वो आपको यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली दिए हुए हैं। आई वंडर कि किसको कैसे समझ आएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं चेंजेस क्या लाए गए हैं इन अमेंडमेंट रूल्स के माध्यम से। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैं पहले बस एक कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ CSR कमिटी फॉर अनस्पेंट CSR अमाउंट। Companies can set aside unused funds for CSR in designated account as long as they use them within 3 financial years. Its utilization is to be monitored by CSR committee. अब देखिए, मैं जो बोलूँगी अब आप वो सुनिए और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि क्या आप इसको पढ़ के ये समझ पा रहे थे। अब देखिए क्या होगा। बेसिकली ये अमेंडमेंट क्यों की गई है, इससे हमें क्या करना है, हमें इंश्योर करना है। पहले एक रिलैक्सेशन दी जाती थी, पहले रूल्स थे वो रिलैक्सेशन देते थे कि अगर बाय चांस एक कंपनी है वो एलिजिबल ही नहीं रहती, देखिए कुछ कुछ आपको प्रॉफिट 5 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हो तभी आपको CSR करना है, इस तरह की कुछ क्वालिफिकेशन होती है। बाय चांस आपने प्रॉफिट इतना बनाया ही नहीं तो आप इनएलिजिबल हो गए CSR के लिए, आपको नहीं करना है इस बारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, ठीक है। तो इन कंपनीज को बेसिकली रिलैक्सेशन दी जाती थी कि आपको एक CSR कमेटी नहीं बनानी,
ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू नो लॉन्गर सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, है ना। तो CSR कमेटी नहीं बनानी जो क्या देखती है किस तरह से फंड कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इशू के लिए आपको एलोकेट करना है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन अब ये क्या करते हैं, ये रूल्स एक्चुअली डू अवे विद सच रिलैक्सेशन। अब सबको CSR कमेटी बनानी है, मैं बताती हूँ कैसे। ओके, हमने अभी क्या पढ़ा, दैट द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ CSR कमिटी और टू बेसिकली मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर CSR कमिटमेंट्स एंड इन पर्टिकुलर एनी फंड्स इन देयर। अब देखिए, आप सोचिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर बाय चांस आपने किसी तरह से आपका अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट आपको खोलना है, मतलब आपने CSR फंड्स को कुछ एलोकेट किया था, ठीक है, पर उसमें से आप सारा नहीं स्पेंड कर पाए, यानी कि सारा नहीं डोनेट कर पाए या फिर नहीं एलोकेट कर पाए, ठीक है, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, वो अनस्पेंड रह गया, उसके लिए आप दूसरा अकाउंट खोल लो, ठीक है, उस अकाउंट पे आप अपना पैसा डाल दो, ठीक है, और उसको अगले 3 साल के अंदर अंदर यूज कर लो। तो उसको मॉनिटर करने के लिए कि कैसे यूज होगा कैसे नहीं होगा, वो CSR कमेटी आपके लिए जरूरी है। अब आप क्वालिफाई कर रहे हो उस क्राइटेरिया के लिए, पिछले साल आपने नहीं प्रॉफिट किया या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ अमाउंट तो कैरी ऑन होगा ही ना। आप वो अनस्पेंट अमाउंट को भी कहीं दोबारा अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। वो आप एक बार एलोकेट कर चुके हैं, इट वुड नॉट गेट कैरिड अवे विद यू। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है। चेंज इन एक्सपेंडिचर फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट, देखिए अब इसमें भी कुछ नहीं लिखा, मैं आपको पिछले रूल्स के साथ कंपेयर करके दिखाती हूँ कैसे। ओके, अब देखिए जो CSR रूल्स पहले हुआ करते थे, उन्होंने, सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, उन्होंने ऑथराइज किया था कि अप टू 5% ऑफ ओवरऑल CSR एक्सपेंडिचर और ₹50 लाख विच एवर वॉज लेस फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, मतलब कि अगर आप CSR एक्सपेंडिचर कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एडुकेशन में कुछ अपना एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, तो उसमें बेसिकली आप इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएंगे कि आपके इस बेसिकली एक्सपेंडिचर से क्या अच्छा क्रिएशन होगी, क्या सोशल इम्पैक्ट होगा, या फिर अगर आप हेल्थ में कर रहे हैं तो सच में कैंसर पेशेंट्स ट्रीट होंगे कि नहीं, तो इसके लिए भी तो पैसा लगेगा, स्टडी करवाएंगे, रिसर्च करवाएंगे, कुछ इस तरह का कुछ सर्वे करवाएंगे, कुछ तो करवाएंगे, तो इसे इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, ठीक है, या फिर आप बातचीत करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ, पब्लिक के साथ, लोकल्स के साथ, तो इस इम्पैक्ट असेसमेंट में तो कुछ एक्सपेंडिचर जाएगा। तो पहले क्या था कि आपको सिर्फ 5% अपना पूरे एक्सपेंडिचर का सिर्फ up to 5% आप स्पेंड कर सकते थे, या फिर ₹50 लाख तक, विच एवर वॉज लेस, यानी कि अगर बाई चांस आपका जो 5% CSR एक्सपेंडिचर का अगर 10 लाख बन रहा है, तो आपको सिर्फ 10 लाख रुपए इस चीज में एलोकेट करने हैं इम्पैक्ट असेसमेंट के। स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में देखिए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट किया जाए, तो ये रूल बेकार था उस जगह, ठीक है, तो इसीलिए जो अमेंडमेंट रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि आपको CSR जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, बेसिकली आपको या तो 2% अपना CSR एक्सपेंडिचर या फिर ₹50 लाख विच एवर इज हायर, यानी कि अगर आपका 10 लाख रुपए 2% बन रहा है ना, और 50 लाख वैसे बन रहा है, तो फिर क्या होगा, बेसिकली 50 लाख तो आपको करना ही पड़ेगा, विच एवर इज हायर वाला, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली आपने इम्पैक्ट असेसमेंट को एक बहुत you basically permit greater impact assessment spending in the event of substantial CSR projects. Okay, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिवाइज्ड फॉर्मेट फॉर एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR एक्टिविटीज। ओके, अब यहाँ पे भी बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए मुझे आपको और भी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अब ये अमेंडमेंट रूल्स क्या करते हैं, ये एक नया फॉर्मेट लेके आए हैं कि आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट जो सबमिट करनी होती है CSR एक्टिविटीज़ की, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो आपके एनुअल रिपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ब्रीफली बताएं आपकी CSR पॉलिसी है क्या आपकी कंपनी की, ठीक है, फिर आप बताओ CSR कमेटी जो आपने एस्टैब्लिश की है कंपनी ने, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन दो, क्या नेम है डायरेक्टर का, क्या उनकी डेजिग्नेशन है, या फिर कितने नंबर ऑफ मीटिंग्स वो होल्ड करते हैं एक साल में, ठीक है, ये सारी चीजें आप बताएं। उसमें से कितनी मीटिंग डायरेक्टर ने बेसिकली होल्ड की, ठीक है, ये सब अटेंड की। ओके, फिर साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू प्रोवाइड द वेब लिंक्स टू द कंपनीज वेबसाइट, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, और साथ साथ में आपको वेब लिंक उसका भी प्रोवाइड करना है जो आपने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई, उसकी एग्जीक्यूटिव समरी का आप वेब लिंक प्रोवाइड कीजिए CSR प्रोजेक्ट्स का। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, CSR एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं CSR इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है।
देखिए बात क्या है, सीएसआर क्या करता है, इट रिक्वायर्ड सर्टेन कंपनीज टू मैंडेटरली स्पेंड एटलीस्ट, आप अपना एवरेज नेट प्रॉफिट जो है पिछले 3 साल में, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जितना भी आपने प्रॉफिट किया उसका एवरेज निकालें, उसका एटलीस्ट, उससे ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट बोला है मैंने, कभी लिखा हो 5%, 6% और आप उसको रॉन्ग मार्क कर दें, एटलीस्ट तो मतलब 2%, उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है, आप कम से कम उसका 2% उस एवरेज प्रॉफिट का सीएसआर एक्टिविटीज पे स्पेंड करें। ये कौन से सेक्शन के तहत हमने देखा है, सेक्शन 135 द कंपनीज एक्ट 2013। अब किस तरह की कंपनीज को बेसिकली सीएसआर एक्टिविटीज के लिए कुछ डिनोट करना होता है, ओके अगर तो आपकी जो नेटवर्थ है, वो नेटवर्थ क्या होती है, जितनी आपकी टोटल नेट, जितने आपके एसेट्स हैं, आपका बेसिकली प्रॉपर्टी हो सकती है, कैश रिजर्व्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हो सकते हैं आपने, इन सबको जितने भी एसेट्स आपके बेसिकली हैं वो टोटल मिला के 500 करोड़ या उससे ज्यादा होने चाहिए। टर्नओवर क्या होता है, जो आपके पास इनकम जनरेट हुई, बेसिकली जितने भी आपने प्रोडक्ट सेल किए, अभी उसमें से आपने इनकम सिर्फ आपकी नहीं हो गई, वो उनमें से आपको अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने हैं उनके, और साथ में आपने टैक्स भरना है, तो ये सब कुछ जो टर्नओवर होती है, टर्नओवर ₹1000 करोड़ या उससे ज्यादा की, टर्नओवर तो ज्यादा ही होगी, है ना, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, प्रॉफिट क्या होता है, जो हमने टैक्स भी दे दिया, एम्प्लॉयज को भी दे दिया, फिर जो प्रॉफिट बच गया, ठीक है। साथ साथ में और कौन सी कंपनीज को देना है, फॉरेन कंपनीज, अब इस तरह की फॉरेन कंपनीज जिनका कोई ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस भारत में है खुला हुआ, और वो ऊपर मेंशन्ड क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आपको भी करनी है सीएसआर, ठीक है। Qualifying company will be required to constitute a CSR committee consisting of 3 or more directors, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए ये बहुत कुछ खास नहीं है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। चैलेंजेस फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर। अब क्या चैलेंजेस हैं, जोग्राफिकल बायस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बारी फर्म्स क्या करती हैं, यूजुअली मोस्टली फर्म्स अपने आसपास के जो एरियाज में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देती, तो इससे क्या होगा, अब देखिए तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीएसआर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन ज़रूरत कहाँ है, बिहार में वहाँ हो ही नहीं रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कंपनी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुंबई में बसी हुई हैं, तो ये जोग्राफिकल वाइज वो तो कभी डेवलप हो ही नहीं पाएंगे ना, फिर वहाँ पे तो सोशल ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी जिस तरह से वहाँ पे चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जोग्राफिकल बायस, लैक ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग क्या होता है बेसिकली कि आपने कितना अमाउंट दिया, ठीक है, कितना अमाउंट आपने सीएसआर एक्टिविटी के लिए दिया। अब बहुत सारी फर्म्स क्या करती हैं, वो मेंशन ही नहीं करती क्या एग्जैक्ट अमाउंट था उनके एक्सपेंडिचर का सीएसआर एक्टिविटीज पे, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि टोटल कितना फंड स्पेंड हुआ है फर्म्स के द्वारा, ठीक है, सीएसआर पे। अगर हम यहाँ देख ले, स्पेंडिंग बाय कंपनीज थ्रू सीएसआर 2014-15 से 2020-21 के बीच में ₹1.09 लाख करोड़ सीएसआर एक्टिविटीज पे स्पेंड हुए हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग रेट अमंग एलिजिबल कंपनीज इन द लास्ट 4 years हैज बीन 64%, सिर्फ 64% लोगों ने एग्जैक्टली बताया कि इतना अमाउंट हमने सीएसआर पे दिया, तो विच इज लेस, ओके। तो ये चीज देखिए, वाइल रिड्यूसिंग चाइल्ड मॉडल, अब देखिए ये स्पेंडिंग स्क्यूड एरियाज टूवर्ड्स सम एरियाज, अब देखिए क्या है स्पेंडिंग स्क्यूड टूवर्ड्स सम एरियाज, मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। अब देखिए 9 डिफरेंट शेड्यूल्स हैं जो कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं कि इन शेड्यूल्स में आप सीएसआर एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर एरियाज में आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही हैं, 9 में से 2 सिर्फ ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग सीएसआर एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि नंबर 1 है कॉम्बैटिंग वेरियस डिसीजेस, नंबर 2 है प्रमोशन ऑफ एडुकेशन, एडुकेशन और हेल्थ, ये 2 ही सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीएसआर एक्सपेंडिचर हो रहा है, अकाउंटेड फॉर 44% ऑफ द सीएसआर एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन देखिए बात क्या है, चाइल्ड मोर्टालिटी पे, उस पे कोई फंडिंग नहीं रिसीव हुई, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए सिर्फ 6% टोटल एक्सपेंडिचर का, तो इट इज़ वेरी लेस, तो कई जगहों पे फोकस, बाकी जगहों का निगलेक्ट इज something not good. Lack of community participation in CSR activities, limited awareness about the CSR, है ना। तो देखिए कंपनीज क्या करती हैं, बस अपना डिसाइड कर लिया एडुकेशन में इस बार दे दो, आपने पूछा तो है नहीं, उधर जाके स्कूलों में पूछो तो किस तरह की आपको वो चाहिए, दिक्कत है कि अपनी तरफ से आपने कह दिया जी आप क्या करो, इतनी किताबें दो, तो किताबें की जरूरत है ही नहीं, वो तो सरकार पे कर रही है, या कुछ भी, आप एग्जैक्टली जाके देखिए कि दिक्कत क्या है, क्या पता आप टॉयलेट्स या वॉशरूम्स वहाँ के रिपेयर करवा दें, कितने सारे पब्लिक जो स्कूल्स हैं वहाँ पे एक सही कंडीशन में नहीं है हाइजीन और सैनिटेशन। इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये आप देख सकते हैं, बहुत बारी देखिए कंपनीज क्या कहती है, कंपनीज ये एलिगेशन लगाती है कि हमने फंड दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल को दिया एग्जाम्पल, ठीक है, हमने स्कूल को दिया, अब स्कूल वाले ढंग से उसको यूटिलाइज नहीं करते, वहाँ पे करप्शन हो जाता है ना, यहाँ हमें बताते नहीं है कि कहाँ एग्जैक्टली उन्होंने यूटिलाइज किया,
तो ये चीज़ नैरो परसेप्शन टूवर्ड्स CSR एक्टिविटीज़। देखिए जो NGOs हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या आम आदमी है वो कॉर्पोरेट्स को गलत ही समझते हैं। वो समझते हैं CSR इनिशिएटिव्स जो हैं कंपनीज के वो बस ऐसी हैं, दिखावा है, ये बस प्रॉफिट मेकिंग ही होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो वो समझते हैं ये बेसिकली ऐसे एहसान करके डोनर ड्रिवन है, यानी कि इस तरह की चीज़ें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इससे कोई इम्पैक्ट हो भी रहा है, चेंज आ भी रहा है। तो ये चीज़, तो इससे बेसिकली इसलिए फिर उनके बारे में जो गलत प्रथा बनी हुई है, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना ही ज़रूरी नहीं समझती। उन्हें लगता है कि कोई हम पे विश्वास तो करता नहीं। सो ऑल दैट वे फॉरवर्ड एम्ब्रेस अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच विद कम्युनिटीज एंड NGOs। आप पार्टिसिपेटरी अप्रोच अपनाइए कम्युनिटीज के साथ, NGOs के साथ, ताकि वो आपके बारे में ये गलत धारणा ना रखें कि क्या डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा आपके इस प्रोग्राम का। प्रायोरिटाइज मार्जिनलाइज पॉपुलेशंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली स्केड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विमेन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। यानी कि अगर एक मॉल है तो आप अगर एक मॉल के लिए भी क्या कर सकते हो, आप आप उसको व्हील चेयर एक्सेसिबल बनाएं या इस तरह की चीज़ें। अगर आप कोई वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स को आप जो सुन नहीं सकते उनके लिए आप ऑडिबल बनाएं। किताबें हैं, किताबों की आप ऑडियो वॉइस नोट्स बनाएं एंड ऑल ऑफ दैट, यू कैन डू दैट, व्हाई नॉट। तो ये सारी चीज़ें। हायर प्रोफेशनल CSR टीम, कंपनी शुड हायर प्रोफेशनल CSR टीम्स दैट ब्रिज कॉर्पोरेट एंड सोशल सेक्टर्स एंड क्रिएट एडवाइजरी बोर्ड्स विद एक्सपर्टीज। तो ये आप देख सकते हैं इन्वॉल्विंग द बेनिफिशरीज, यानी कि जिनको आप बेनिफिट करने वाले हैं उनसे तो पूछ लो उनको चाहिए क्या। ठीक है, शायद वो बता दें कि एग्जैक्टली उन्हें क्या चाहिए। डेडिकेटेड डिपार्टमेंट, अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट CSR को लेके बना सकते हैं, ठीक है, एट द सेंट्रल लेवल। और फिनेंस मिनिस्ट्री भी, जो स्टेट लेवल की फिनेंस मिनिस्ट्री है वो भी एक। अब सोशल डेमोक्रेसी, ये कुछ बहुत खास नहीं है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इवन अ क्वेश्चन ऑन दिस। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी के बारे में जो हमें नॉर्डिक कंट्रीज जो बिल्कुल हमारे नॉर्दर्न एरिया में बसी हुई है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इनकी तरफ से हमें ये सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट मिलता है। लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंश्योर करते हैं कि एडुकेशन 100% फ्री। कैसे फ्री, कैसे दे सकते हैं ये, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करते हैं, यानी कि जितने अमीर लोग उतना बड़ा टैक्स स्लैब, है ना, उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना है। तो जब इतना रेवेन्यू आ रहा है, बेसिकली ये टैक्स में से आपका एडुकेशन निकाल लेते हैं, एडुकेशन का पैसा, तो बेसिकली फिर किसी को एडुकेशन का पे ही नहीं करना पड़ता। तो इस हिसाब से वो 100% लिटरेसी भी इंश्योर कर लेते हैं और एडुकेशन भी, हेल्थ भी। आपका हेल्थ का खर्चा भी आप टैक्स में भर रहे हो, अच्छा अलग से आपको हेल्थ फ्री क्यों मिल रही है, क्योंकि आप टैक्स में ऑलरेडी हेल्थ का पे कर देते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी कम होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होती है, हायर लेवल स्टैंडर्ड्स भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए कुछ कुछ जो दिक्कतें हैं, ये थ्राइव यहाँ पे तो कर रही है, लेकिन भारत में ऐसा समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ क्या बहुत कम पॉपुलेशन है। कम पॉपुलेशन में आप ये इंश्योर कर सकते हो, और काफ़ी होमोजेनस पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी नहीं है इतनी, यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग्स, ये सारी चीज़ें भी हम बहुत डिटेल में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हमने, अगर आपको याद हो, न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस में भी हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है कि कैसे साउथ अफ्रीका में या कैसे ब्राज़ील में, ब्राज़ील सबसे इंपॉर्टेंट हमने एग्जांपल देखा था, किस तरह से लाइव प्रोसीडिंग ने कुछ बुरे इफेक्ट दिखाए, कुछ अच्छे इफेक्ट दिखाए। USA में भी हमने देखा, USA में तो अलाउड ही नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ आप डॉक्यूमेंट में लिख सकते हो कि अच्छा ये बाहर आया है, प्रिस्क्रिप्ट्स आते हैं बाहर। ठीक है, कैसे इंडिया प्रोग्रेसिव है। तो अब देखिए क्या हुआ है, सितंबर 27 से लाइव स्ट्रीम अलाउ कर दिया गया है। किस चीज़ का लाइव स्ट्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग से। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग्स क्या होती हैं, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा जजेस बैठते हैं, जो किस तरह के केसेस होते हैं, 5 यानी कि 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, जो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप वो जजमेंट जानते हैं केशवानंद भारती, तो उसमें 13 जज बैठे थे फाइनली, है ना। तो डिपेंड्स, तो बेसिकली अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन या किसी क्लॉज को आपने इंटरप्रेट करना है, तो ऑब्वियसली यू नीड द वाइसेस्ट माइंड्स। वो कौन है, जुडिशरी है, वो इंटरप्रेट करेंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, उनका मतलब ये होगा शायद इससे। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठता है। ठीक है, तो बेसिकली उनको अब इतने बड़े मुद्दे हैं क्योंकि वो सबको अफेक्ट करेगा, उनका जो वर्डिक्ट होगा वो हर किसी को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इनकी लाइव स्ट्रीम अलाउ की गई है चीफ जस्टिस UU ललित द्वारा। इनका जो फाउंडेशन स्टोन था वो ऑब्वियसली
एनवी रमणा जी ने रखा था, बट ऑफ कोर्स उन्होंने उसको फॉलो अप किया। 2021 एससीज ई कमेटी केम आउट विद मॉडल रूल्स। मॉडल रूल्स क्या होंगे, 2021 में ही आ गए थे कि कैसे रिकॉर्ड होगा, लाइव स्ट्रीम कैसे होगा कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अगर 2018 की बात करें, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, इस केस के में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज पार्ट ऑफ द राइट टू एक्सेस जस्टिस, जो किसके अगेंस्ट किसके अंडर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बहुत समझाने वाला नहीं है। ओके, सो आई विल टेक योर लीव हियर, थैंक यू सो मच। अब सच में एक्चुअल में बहुत कुछ यहाँ पे समझाने वाला है नहीं, सो या थैंक यू सो मच।